शुरुआत करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था। बिहार दरोगा में पूछे गए सारे के सारे सवाल, पूरा का पूरा 2008 से लेकर अब तक के जितने सारे बिहार दरोगा में इकोनॉमिक सवाल पूछे गए हैं, सारा सवाल आपके समक्ष अभी आएगा और देखते चलिएगा उसका आंसर क्या क्या होते चलता है। आइएगा पहले सवाल के साथ शुरू करते हैं। पहला सवाल क्या बोलता है, जरा देखिएगा। पहला सवाल है यहाँ पर, देखिएगा यहाँ पर है। ये सवाल को छोड़ दीजिए, काहे कि कब का जनगणना पूछ रहा है, कब का जनगणना है देख लीजिए एक बार, छोड़िए बता ही देते हैं। पहला सवाल है कि 2000 बिहार में कितने प्रतिशत साक्षरता दर है, किसके अनुसार पूछ रहा है बिहार में साक्षरता दर? यह पूछ रहा है 2011। अच्छा, 2011 एक के के अनुसार अनुसार पूछ रहा बता है। दीजिए। अच्छा, तो एक के अनुसार जो है कि आपको पूछ रहा है, इसका आंसर क्या लिया है? एक के अनुसार, एक के अनुसार लिया है इसका आंसर 47% जो है कि आपको लिया है, 47.53% जो है कि आपको लिया है। अब आते हैं किसके अनुसार बात कर लेते हैं, 2011 के अनुसार जो है कि आपको बात कर लेते हैं 2011 के अनुसार। 2011 में देखिएगा सबसे अधिक जो है साक्षर आपको राज्य मिलेगा वो केरल मिलेगा। कौन मिलेगा? केरल मिलेगा। केरल के पास 94% जो है कि साक्षरता है। कितना परसेंट साक्षरता? 94% है। और वही अगर सबसे कम की बात करेंगे, सबसे कम मिलेगा बिहार के पास। बिहार के पास जो है कि आपको कितना 61.8% साक्षरता मिलेगा। कितना? कभी कभी 61.5 देता है, इसलिए याद रखिएगा। ऐसे है कितना 61.8% साक्षरता के साथ सबसे नीचे में कौन राज्य है? सबसे नीचे में अपना बिहार जो है कि आपको होने वाला है। आइए यहाँ पर देखिएगा 2011 की जनगणना दिया है। 11 के जनगणना के हिसाब से बिहार की साक्षरता प्रतिशत 61.80 है और बिहार में पुरुषों का साक्षरता 71.20 है, जबकि महिलाओं का साक्षरता कितना है? 51.50 जो है कि आपको होने वाला है। 2011 में संशोधित डेटा, एगो मेन डेटा आता है 2011 में, एगो संशोधित भी डेटा लेकर आता है सरकार। और ये संशोधित डेटा में जो है कि बिहार का साक्षरता को बढ़ा देता है। जहां 61.80 था वो बढ़ के कितना हो जाता है? 63.82 जो है कि आपको प्रतिशत हो जाता है। और पुरुषों में फिर बढ़ जाता है, पुरुष में 73.39 हो जाता है और महिलाओं में 53.33 हो जाता है। तो ये वाला याद रखिएगा, मेन वाला याद रखिएगा। 71.20 मेल का हो गया और फीमेल का 51.50 हो गया। और बिहार का ओवरऑल कितना हो गया? ओवरऑल हो गया 61.80 जो है कि आपको हो गया। आगे आते हैं 2011 के जनगणना के हिसाब से सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य केरल है, 94% मोटा मोटी। और सबसे कम जो है कि आपको बिहार के पास मिलेगा। भारत की जनगणना का इतिहास थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर सब कुछ चर्चा किया है, A to Z चर्चा किया है। देखिएगा, भारत की जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में शुरू होता है। भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में शुरू होता है। आप लोग बीच में मत बोलिएगा, है ना, जहां पूछेंगे वहीं बोलिएगा, जल्दी जल्दी भागना है हमको, है ना, इसको लटका के नहीं रखना है, ठीक ना। तीसरा जो है कि सुनिएगा, 1881 ईस्वी में भारत की पहली पूर्ण जो है कि आपको जनगणना होता है। वर्तमान में हमारे देश में प्रति 10 वर्ष के आधार पर जनगणना कराया जाता है और जनगणना का संचालन महारजिस्ट्रार जनगणना आयुक्त का कार्यालय गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। जनगणना संघ सूची का विषय है और यह केवल केंद्र सरकार जो है कि करवाता है। जबकि जनसंख्या नियंत्रण की बात करेंगे, यह कौन सा सूची? समवर्ती सूची का जो है कि आपको विषय होने वाला है। अर्थात इस पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जो है कि आपको कानून बना सकती है। वर्तमान जनगणना का कार्य जो है कि आपको जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जो है कि आपको किया जा रहा है। और भारत दुनिया का पहला देश था जिसने 1952 ईस्वी में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत किया था। पूछेगा, परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत भारत ने कब किया? कब? 1952। कब होगा? 1952 होगा। आगे देखिएगा, 2011 से 2021 का दशक में एकमात्र ऐसा दशक था जहां पर जनसंख्या कितना परसेंट गिरावट की गई? 0.31% जो है कि जनसंख्या का गिरावट हुआ। और भारत की जनसंख्या में वर्ष 1921 में जनगणना के बाद लगातार जो है कि आपको क्या होता है? लगातार जो है कि आपको वृद्धि होती है। और इसलिए 1921 के जनसंख्या को हम लोग जनसांख्यिकी या इतिहास में द ग्रेट डिवाइडिंग या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। इस सवाल ऑलरेडी दरोगा में पूछा हुआ है। महान विभाजक वर्ष कब होता है?
1921 को कहा जाता है। 1921 को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। क्लियर है? आगे चलिएगा। 1951 के दौरान जनसंख्या में वृद्धि सबसे अधिक जो है कि आपको वृद्धि जो है कि 1.33 से घटकर 1.25 जो है कि आपको हो गई थी, इसलिए इसे लघु विभाजक वर्ष कहा जाता था। पूछेगा लघु विभाजक वर्ष कब? 1951 को लघु विभाजक वर्ष, जबकि महान विभाजक वर्ष बोलेगा कब का है? 1921 का महान विभाजक वर्ष होने वाला है। 1951 की जनसंख्या जो है कि विस्फोट, 1951 को जनसंख्या विस्फोट भी जो है कि आपको कहा जाता है, क्योंकि 10 वर्षों की अवधि के दौरान जनसंख्या जो है कि आपको कितना, जनसंख्या 781 लाख जो है कि आपको बढ़ी थी, है ना। अच्छा, 78.1 लाख है, 78.1 लाख जो है कि आपको बढ़ी थी। 2011 के जनगणना देश का 15वां जनगणना, जबकि स्वतंत्र भारत का कैमा जनगणना 7वां जनगणना जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, 16वीं जनगणना की बात करेंगे। 2021 में जो है कि आपको होना था, लेकिन कोविड-19 महामारी प्रकोप के कारण इसको क्या कर दिया गया? स्थगित कर दिया गया। और यह पहला डिजिटल जनगणना होना था जिसमें सर्वे स्व जो है कि गणना या जो है कि आपको प्रावधान मान्य जो है कि आपको होगा। सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना, है ना, यह कब होता था? सामाजिक, आर्थिक और जाति जो है कि जनगणना ये वर्ष 1931 के बाद पहली बार कब किया गया? 2011 में इसको आयोजित किया गया, लेकिन भारत सरकार इसको डेटा को छुपा लेती है, इसको रिवील नहीं करती है। देखिएगा, आगे बोलता है कि भारत में जाति जनगणना कराने वाला पहला राज्य कौन है? जाति आधारित जनगणना कराने वाला अपना बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। और देश में जनसंख्या नीति 2000 ईस्वी में लाया गया था, और इसके अनुसार 2045 तक जनगणना स्थिर करने का उद्देश्य रखा गया है। आगे आते हैं, राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना कब होती है? राष्ट्रीय जनगणना आयोग की स्थापना 11 मई 2000 ईस्वी को होती है, और भारत के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष, जबकि नीति आयोग के इसके उपाध्यक्ष जो है कि आपको होते हैं। कुल प्रजनन दर की बात करेंगे, टोटल फर्टिलाइज रेट की बात करेंगे, प्रति जो है कि महिला लगभग 2.1 बच्चा जो है कि आपको फर्टिलाइज रेट जो है कि आपको प्रजनन दर होने वाला है। आगे चलते हैं, नोट में क्या लिखा है? जनगणना बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बढ़िया से पढ़ कर जाइएगा, है ना, पढ़ लीजिएगा। यह बात यहाँ पर लिख दिया है कि जनगणना से सवाल बनता है, इसलिए पढ़ के जाइएगा। तो एगो आप पॉइंट यहाँ से भी निकाल सकते हैं कि जनगणना आपको लास्ट में पढ़ना है, लिख लीजिए, कहीं पर याद करवा दीजिएगा, लास्ट में जनगणना पढ़ाना है, एक बार और जनगणना होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, फिर से आ गया है आपका वही सवाल आ गया है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल कितनी आबादी थी? ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कितना हो जाएगा? 8,28,000। छोड़ दीजिए, डेटा मत याद कीजिए, नहीं तो दिमाग में घुस जाएगा, तो फिर नहीं होगा। सुनिएगा, अब आइएगा, 2001 के बात कर रहा है, 2001 का छोड़ दीजिएगा, 2011 से बात करते हैं फिर से। देखिएगा, बोल रहा है कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में कुल आबादी की बात करेंगे 10,40,99,452 जो है कि आपको जनगणना जो है कि आपको इसमें लोगों की संख्या बताई गई है। आगे देखिएगा, 2011 के अनुसार बिहार में जनसंख्या घनत्व जो है कि आपको कितना है? तो बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 होने वाला है, जो राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व होगा। अगर वही राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों अगर ऑप्शन में रहे और सबसे अधिक जन घनत्व पूछे तो क्या आंसर हो जाएगा? फिर आंसर बदलेगा, क्या आंसर हो जाएगा? जन घनत्व सबसे अधिक। सब बंद करके रखें। दिल्ली होगा। कौन होगा? दिल्ली जो है कि आपको होगा। आगे आते हैं, अगला जो है कि आपको बोलता है कि बिहार राज्य का जो है कि आपको जनसंख्या घनत्व सभी राज्यों में सबसे अधिक है, और अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। कितना अरुणाचल प्रदेश का आपको दिख रहा है जनसंख्या घनत्व? सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का कितना? 17 जो है कि अरुणाचल प्रदेश का जो है कि आपको दिख रहा है। आगे देखिएगा, प्रतिवर्ती जो है कि वर्ग किलोमीटर 17 है, और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जो है कि घनत्व किसका? दिल्ली का होने वाला है। और 2011 के अनुसार जो है कि जनगणना के अनुसार बिहार का लिंगानुपात कितना है? 918 बिहार का लिंगानुपात होने वाला है। आगे देखते हैं, अगला है 2012 का पेपर हुआ है, उसमें सवाल क्या आया है? 2012 में देखिएगा, 2012 का ये पहला सवाल है, कृषि पर भारतीय जीडीपी का लगभग कितना % योगदान रहता है कृषि पर? तो कृषि पर मोटा मोटी जो है कि आपको 17% जो है कि आपको क्या था? योगदान था। इसमें एको को ऑप्शन सही नहीं था, इसको डिलीट किया था। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि 2022-23 में, इसको इकोनॉमिक सर्वे से करेंगे, छोड़ दीजिए इस डेटा को, 22 से 23 का दिया हुआ है। आगे चलिएगा, सुनिएगा,
यहाँ पर देखिएगा प्राइमरी सेक्टर, इसको भी छोड़ दीजिएगा, आप बस इतना ही रखिएगा कि जीडीपी जो होता है ना, जीडीपी में सबसे अधिक जो योगदान होता है ना वो तीसरा सेक्टर का होता है। किसका होता है? तीसरा सेक्टर का होता है। उसके बाद सेकेंड सेक्टर का होता है, उसके बाद प्राथमिक सेक्टर का होता है, मतलब फर्स्ट सेक्टर का होता है। तो पूछेगा सबसे अधिक योगदान किस सेक्टर का होगा जीडीपी में? कौन सा सेक्टर? तीसरा। कौन सा सेक्टर का होगा? तीसरा का होगा। सबसे कम का योगदान जो है कि आपको, सबसे ज्यादा योगदान होगा तीसरा का, और सबसे कम योगदान पूछेगा तो किसका होगा? प्राथमिक सेक्टर का होगा। प्राथमिक सेक्टर का सबसे कम योगदान होगा किसमें? जीडीपी में। किसमें? जीडीपी में। लेकिन अगर पूछेगा कि इस तीनों सेक्टर में जो देख रहे हैं प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक में सबसे अधिक लोग कहां पर कार्य लगे हुए हैं, किस सेक्टर में लगा हुआ है? तो प्राथमिक सेक्टर में सबसे अधिक लगा हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो है कि आपको देखिएगा, जैसे जैसे कोई अर्थव्यवस्था का विकास होता है तो देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है कि आपको क्या होता है? घटता है। देश का जो है कि इकोनॉमी बढ़ेगा तो प्राइमरी सेक्टर का योगदान क्या होगा? घटेगा। जबकि सेवा सेक्टर, मतलब कि थर्ड सेक्टर का योगदान क्या होगा? थर्ड का बढ़ जाएगा, योगदान जो है कि बढ़ जाएगा। लिख दिया यहाँ पर साफ साफ। आगे बोलते हैं कि विकसित देशों में प्राथमिक क्षेत्र में कम लोग रोजगार जो है कि आपको लेते हैं, जबकि सेवा क्षेत्र में सबसे अधिक लोग क्या लगे होते हैं? रोजगार में जो है कि आपको लगे होते हैं। विकसित देशों की बात कर रहा है, भारत की बात नहीं कर रहा है। आगे आते हैं प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर किसे कहा जाता है? जरा सुनिएगा। प्राथमिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र होता है जो प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करता है। जो भी प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसका सीधा उपयोग जो करेगा वो कौन से सेक्टर में आएगा? प्राइमरी सेक्टर में जो है कि आपको आएगा। जैसे कृषि करना, खेत है, खेत में जाकर कृषि कर रहे हैं तो प्राइमरी। वानिकी, जैसे वन लगा रहे हैं, पेड़ पौधा लगा रहे हैं, प्राइमरी। मछली को पकड़ रहे हैं तो प्राइमरी। खनन कर रहे हैं तो खनन को प्राइमरी। पशुपालन कर रहे हैं, पशुपालन प्राइमरी। मत्स्य पालन कर रहे हैं, मत्स्य पालन प्राइमरी। मुर्गी पालन कर रहे हैं पोल्ट्री फार्म में, तो ये भी प्राइमरी सेक्टर का जो है कि आपको चीज आएगा। अब आते हैं प्राइमरी के बाद द्वितीय सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर की बात कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें वस्तु का विनिर्माण किया जाता है। क्या किया जाता है? वस्तुओं का विनिर्माण जो है कि आपको किया जाता है। मतलब वस्तु को आलू आया, अब आलू से जो है कि उसको चिप्स बना दिए, है ना। जैसे चिकन का मांस आया, उस मांस को जैसे मीट बनाकर जो है कि बेच रहे हैं, है ना। तो वो जो मांस का जो बना या आलू से जो चिप्स बना, वो किस सेक्टर में आएगा? चिप्स जो बना है, यहाँ पर विनिर्माण होता है। मतलब उसको आलू का आप चिप्स बना दिए, मतलब यहाँ पर विनिर्माण, उसका क्वालिटी चेंज हो गया है। अब ये आ गया सेकेंडरी सेक्टर में जो है कि आपको आ गया है। अब देखिएगा इसमें क्या बोलता है। इसमें बोलता है कि कच्चे मालों को तैयार करना, उपयोग योग्य जो है कि उत्पादन में बदलना। जैसे हम खाने योग्य उसको बना सकते हैं। कच्चा आलू को तो नहीं ना खाइएगा, लेकिन चिप्स को वही खा सकते हैं। उसका और कुछ आइटम जो है कि भुजिया इत्यादि बना दिया जाएगा तो उसको खा सकते हैं। तो वही है, कच्चा पदार्थों से जो आइटम बनाकर तैयार कर दिया, वह कौन से सेक्टर में आएगा? वह आएगा दूसरे सेक्टर में आएगा। किसमें आएगा? दूसरे सेक्टर में जो है कि आपको आएगा। द्वितीय क्षेत्र में प्राथमिक क्षेत्र के चीजों का जो है कि आपको क्या करता है? मूल्य बढ़ा देता है। अब आलू है 10 रुपए किलो, आलू का चिप्स हो जाएगा 300 रुपए किलो, हो जाएगा ना जी। क्या है कि दूसरे जो है कि आपको सेक्टर जो है कि प्राथमिक चीजों का उत्पत्ति जो निर्माण हुआ है उसका रेट क्या हो गया? रेट जो है कि आपको बढ़ा देता है। कपास सस्ता होता है और कपास से बना कपड़ा क्या होता है? महंगा जो है कि आपको हो जाता है। गन्ना सस्ता होता है और गन्ना से बना चीनी क्या हो जाता है? चीनी महंगा हो जाता है। क्लियर है? तो गन्ना हो गया प्राथमिक का, और चीनी हो गया किसमें आ गया? चीनी हो गया दूसरा में। चीनी किस में आ जाएगा? दूसरा में आ जाएगा। लौ एक से इस्पात मतलब स्टील का बनना, है ना। नोट में क्या बोलता है कि कपास, गन्ना, लोहा का उत्पादन किस सेक्टर में आएगा? यह प्राथमिक सेक्टर में आएगा। किस में आएगा? प्राथमिक सेक्टर में आएगा। आगे आते हैं, अगला है तीसरा सेक्टर। बोले ना कि इस बुक से बढ़िया कोई बुके नहीं है। इतना प्यारा से लिख लिख के समझाया है ना कि कोई बुड़बको लड़का पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा क्या बोलना चाह रहा है ना। इसलिए हम हमेशा से फोकस किए हैं। इसका ऑलरेडी हम 67 को वीडियो बना चुके हैं यूट्यूब पे। 67 को इसका फाइल होगा, प्लेलिस्ट बना होगा। जिनको अगर अभी भी कुछ नहीं करना है, जाकर 67 वीडियो देख जाइएगा। आपको करंट अगर देख लीजिएगा, 67 वीडियो देख लीजिएगा, आपका सवाल लड़ जाएगा उसी से। इतना इसमें कंटेंट भरा हुआ है। इसको फिर दोबारा आज से शुरू किए हैं। ऑलरेडी इसको पढ़ा चुके हैं ग्रुप में, है ना। ऑलरेडी ये पूरा का पूरा हो चुका है, और पूरा का पूरा वीडियो कहाँ? यूट्यूब पे अपलोड भी जो है कि आपको हुआ है, ठीक ना, अपलोड भी है। आगे चलते हैं, तीसरा सेक्टर की बात करेंगे, जिसको सर्विस सेक्टर के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। तीसरा सेक्टर आइएगा। तीसरे सेक्टर के बारे में सुनिएगा। तीसरे के बारे में क्या बोल रहा है? बोलता है कि इसमें सभी प्रकार की सेवाएं शामिल होती है जो वस्तु के बजाय
बजाय सेवा जो है कि आपको देती है, वस्तु के बजाय क्या देती है, सेवा देती है। और तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जैसे इसमें परिवहन हो जाएगा, भंडारण हो जाएगा, संचार हो जाएगा, बैंकिंग हो जाएगा, व्यापार हो जाएगा, शिक्षा हो जाएगा, प्रबंधन हो जाएगा, लोक प्रशासन, लोकसभा, लोक सेवा और सूचना, न्याय, बीमा इत्यादि जो है कि आपको क्या है, यह सब कुछ न कुछ आपको सेवा देने का काम करती है। इसलिए यह सभी के सभी जो है कि आपको किसमें, तृतीय सेक्टर मतलब सेवा क्षेत्र में जो है कि आपको आती है। आगे आइएगा, अगला है 2012 का पेपर है, फिर से सुनिएगा पहला क्या बोलता है। बोल रहा है आपका कि आयात और निर्यात पर लगने वाला कर कौन सा होता है। जो आयात मतलब आने पर भी कर लगे और जो निर्यात मतलब जाने पर भी कर लगे, वह कर कौन सा होता है, तो वो होता है आपका सीमा शुल्क होता है। कौन सा, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी जो है क्या आपको होता है। अब जरा सुनिएगा, आयात और निर्यात पर लगने वाले सभी कर को सीमा शुल्क मतलब कस्टम ड्यूटी जो है कि आपको कहते हैं। और इसका मकसद होता है कि घरेलू उद्योगों को क्या करना, प्रोत्साहित करना और संरक्षित जो है कि आपको करना। उत्पाद शुल्क की बात करेंगे, एक्साइज ड्यूटी टैक्स क्या होता है, यह आबकारी और एक प्रकार का कैसा कर है, तो एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर होता है, जो भारत में विनिर्माण में जाने वाली उन वस्तुओं पर लगाया जाता है जो घरेलू खपत के लिए होते हैं। सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क एक प्रकार का कैसा कर है, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष जो है कि आपको कर का एग्जाम्पल जो है कि आपको होगा, इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल होगा। आयकर के बारे में बोलता है कि आयकर व्यक्तियों या संस्थान या करदाताओं पर उनके द्वारा अर्जित आय पर या मुनाफा पर लगाए जाने वाला कर को हम लोग कौन सा टैक्स कहते हैं, हम लोग कहते हैं इनकम टैक्स कहते हैं। और इनकम टैक्स एक प्रकार का कैसा टैक्स है, तो इनकम मतलब आप खुद कमा रहे हैं, उस पर आप खुद टैक्स भर रहे हैं, तो वो आप कैसा टैक्स है, प्रत्यक्ष टैक्स जो है कि आपको हो जाएगा, प्रत्यक्ष कर हो जाएगा। और हमारे देश में प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स जो है कि आपको होने वाला है, जो जैसा इनकम कमाता है उस पर उसी हिसाब क्या देना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स उसी को कहते हैं, जो कम कमा रहा है वो कम टैक्स दे रहा है, जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा टैक्स दे रहा है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, हमारे देश में प्रोग्रेसिव इनकम टैक्स लगाया गया है और यह एक ऐसा कर है जिस पर कर योग्य राशि बढ़ने पर आपका क्या हो जाता है, कर का दर भी बढ़ जाता है, मतलब टैक्स भी आपका प्रतिशत भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और यह अप्रत्यक्ष कर को है ना, रिग्रेसिव जो है कि आपको माना जाता है, घटने वाला जो है कि आपको माना जाता है। अब जरा सुनिएगा कौन कौन होता है प्रत्यक्ष कर, कौन कौन होता है अप्रत्यक्ष कर, वो आपको एग्जाम्पल बता देते हैं। सबसे पहला चलते हैं प्रत्यक्ष कर पर आ जाते हैं। प्रत्यक्ष कर पर होता है आयकर, निगम कर, उपहार कर, व्यय कर, संपत्ति पर लगने वाला कर, पूंजी लाभ पर कर, लाभांश पर कर, ब्याज पर कर, भू राजस्व पर कर, आय कृषि पर कर जो है कि आपको व्यवसाय पर कर, और पथ पर कर जो है रोड टैक्स लगता है। ये सभी कैसा टैक्स है, ये सभी जो है कि आपको डायरेक्ट टैक्स होने वाला है। अब और डायरेक्ट मतलब इनडायरेक्ट टैक्स का सुन लीजिएगा, अप्रत्यक्ष कर का एग्जांपल सुन लीजिएगा, जैसे आपका जीएसटी सबसे बड़ा टैक्स अभी आप सुनते होंगे। जीएसटी कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। सीमा शुल्क कैसा है, अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क कैसा है, अप्रत्यक्ष है। बिक्री कर अप्रत्यक्ष है। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है। स्टाम्प कर या पंजीकरण कर अप्रत्यक्ष है। वाहन कर जो वाहन पर लगने वाला टैक्स है, गाड़ी खरीदते हैं तो लगता है, अप्रत्यक्ष है। शिक्षा पर लगने वाला टैक्स अप्रत्यक्ष टैक्स है ना। और सट्टेबाजी ऐप पर जो लगने वाला टैक्स है, ये भी कैसा टैक्स है, अप्रत्यक्ष टैक्स होने वाला है। और जो पेपर पर विज्ञापन छपवाते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, वो भी कैसा कर है, अप्रत्यक्ष कर होने वाला है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर का हम आपको एग्जाम्पल भी बता दिए। आइए पांचवा सवाल पे। पांचवा सवाल बोलता है कि वह दर जिस पर बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, कौन दे रहा है, बैंक दे रहा है। वह दर जिस पर बैंक जो है कि आपको किसको दे रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है। मतलब कहने का मतलब देखिएगा, बैंक जो है कि आपको किसको जाकर दे रहा है, बैंक जाकर दे रहा है आरबीआई को। एक दो केस यहां पर समझिएगा। एक बार आरबीआई जो है कि बैंक को देगा तो इसको कहते हैं रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बैंक देगा आरबीआई को तो कौन सा हो जाएगा, बैंक देगा आरबीआई को तो रेपो रेट हो जाएगा। ठीक है। अब बैंक जो है कि आरबीआई को उल्टा जाकर देगा कि साहब हमारा पास बहुत रुपया है, थोड़ा सा आप रखिए, तो बोलेगा ठीक है लाओ रखते हैं। तो ये बोलेगा हमरो तो कुछ ना कुछ तो आप लगाइएगा ना टैक्स, हमको भी तो दीजिएगा, जैसे आप दिए हैं हमको तो हमसे भी टैक्स आप ले रहे हैं, तो हम भी आपको दे रहे हैं तो हमको भी दीजिए। तो बोला ठीक है तुमको भी देंगे। तो यहाँ पर बैंक जब आरबीआई को जाकर पैसा देगा तो इसको कहते हैं रिवर्स रेपो रेट कहते हैं, ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। क्या कहते हैं, रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। जब आरबीआई बैंक को देगा तो कौन सा टैक्स हो जाएगा, आरबीआई जब बैंक को ऋण देगा तो कौन होगा,
रेपो रेट होगा। अब जब बैंक के पास बहुते तरलता हो जाएगा, पैसा बहुत आ जाएगा, तो बैंक बोलेगा कि साहब बहुते रुपया आ गया, थोड़ा आप रखिए। तो आरबीआई को जाकर पैसा जमा करेगा तो रिवर्स कौन सा रेपो टैक्स रेट, देगा आरबीआई? रिवर्स रेपो रिवर्स रेट। रेपो रेट देगा। अब एक बात यहाँ पर समझने योग्य है, क्या समझने योग्य है जरा समझिएगा। हमेशा जो होता है ना, रेपो रेट का दर ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। रिवर्स रेपो रेट का दर हमेशा कम होता है किससे? रेपो रेट से जो है कि आपको कम होता है। क्योंकि आरबीआई जब पैसा देगा तो ये ज्यादा जो है कि टैक्स लेगा बैंक से, लेकिन बैंकवा वाला जब आरबीआई के पास आकर पैसा जमा करेगा ना, तो आरबीआई बोलेगा कि हम जो है ना कम में तुमको परसेंटेज देंगे, कम जो है कि आपको क्या देंगे? टैक्स जो है कि आपको देंगे। आइए, इतना कहानी तो हम पहले समझा दिए, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा है रिवर्स रेपो रेट के बारे में। क्या लिखा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रिवर्स रेपो रेट हो जाएगा। वह वह ब्याज का दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से पैसा उधार लेता है ना, पैसा जो है कि आपको कौन ले रहा है? आरबीआई ले रहा है, बैंकों से ले रहा है, तो उस पर लगने वाला टैक्स को रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। और रेपो रेट क्या होता है कि वह ब्याज दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक किसको? वाणिज्यिक बैंक में एसबीआई हो गया, आईसीआईसी हो गया, एचडीएफसी हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, ये सब वाणिज्यिक बैंक है। वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा मांगेगा तो उस पर पैसा लगेगा, तो वह लगेगा आपको रेपो रेट लगेगा। और रेपो दर को पुनः जो है कि आपको है ना खरीद दर, रीपर्चेजिंग रेट के रूप में जो है कि आपको जाना जाता था। पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा दर को रीपर्चेजिंग रेट के रूप में जो है कि जाना जाता है, तो किसको कहेंगे? रेपो रेट को जो है कि आपको कहेंगे। और रेपो दर, पॉलिसी रेट भी जो है कि आपको कहा जाता है, किसको? रेपो रेट को कहा जाता है। रेपो दर, रेपो रेट एवं रिवर्स रेपो रेट जो है कि आपको दर, ये अल्पकालीन ऋण के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हाँ पैसा दे दिए तो हम पूरा समय तक ले आप ही रखिए, नहीं, अल्पकालीन 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना के अंदर अगर बैंक भी देगा, अगर आरबीआई को तब भी ले लेगा, अगर आरबीआई भी बैंक को देगा तब भी जो है कि आपको ले लेगा। अल्पकालीन ये ऋण होता है, फुलकालीन ऋण नहीं होता, 10 साल 20 साल का ये सब ऋण इसका तो नहीं होता सर है। रेपो रेट तो लगता है, हमको लगता है कि महीना दिन के पहले ही लेता है, नहीं तो फिर तो बैंक दर हो जाएगा वो, रेपो रेट, लंबा टाइम रहेगा। रेपो रेट में हाँ, है ना तरलता की कमी अल्पकालीन। हो जाती है तो रेपो रेट जो है कि आपको लेगा, लेकिन उसका टाइम ड्यूरेशन देखना पड़ेगा, एक्चुअल कितना दिन का हाँ, है रेपो जैसे रेट में वो बैंक नहीं दर है देखिए, यार। दोनों में एगो रेपो रेट होता है, एगो बैंक दर होता है, दोनों ना सर। हाँ हाँ जो हाँ बैंक दर होता है वो साल भर के लिए होता है, हाँ, बैंक और ये दर तो महीने लंबा दिन के होता है। लिए होता है। बैंक दर ये तो हाँ बोल ही हाँ, दिया कि अंशकालीन, अल्पकालीन मतलब छोटा समय के लिए जो है मतलब कि आपको ये टाइम महीने ड्यूरेशन दिन के के लिए लिए ले रहता रहा है है। सर, महीना दिन से कम है इसका। हो सकता है कि इसमें जो है कि आपको महीना वाला हो, देखना पड़ेगा, इसका एक्चुअल डेट याद नहीं कितना दिनों के लिए दिया जाता है, अगर देख लीजिएगा तो और ज्यादा बेस्ट है ना। अब ये हो जाएगा क्लियर। आगे आते हैं, चलिए आगे ठीक है। देखिएगा तब तक। रिवर्स रेप कौन है? सीआरआर है। सीआरआर को कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है, कैश रिजर्व रेशियो कहा जाता है। इसी को कहते हैं नगद आरक्षित अनुपात के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। ये क्या होता है जरा समझिएगा। कुल जमा का वह प्रतिशत होता है, बैंक में जो कुल जमा होता है, अगर मान लीजिए बैंक में अगर 100 करोड़ रुपया जो है कि आपको जमा है, 100 करोड़ रुपया जमा है, ठीक ना, तो कुल जमा का वह प्रतिशत है जिसे बैंक को आरबीआई के पास नकदी रूप में जो है कि आपको रखना पड़ता है। मतलब 100 करोड़ रुपया है ना बैंक के पास, तो वो उसमें से उतना जो है कि आरबीआई फिक्स करेगा कि इतना करोड़ रुपया तुमको कहाँ रखना है? आरबीआई के पास रखना है। काहे रखना है? हमार पैसा हम आरबीआई के पास काहे रखेंगे? बैंक ही तो बोलेगा। तो बैंक बोलेगा ना, तो आरबीआई बोलेगा कि कल्ले होकर तुम कहीं तुम्हारा बैंक दिवाला हो गया, तुम भाग गया, तब कहां से देंगे? तो यही तुम्हारा जो पैसा रखा रहेगा ना, तो इसी का मूलधन हम सबको जो है कि देने का प्रयास करेंगे, या और कहीं से सरकार व्यवस्था करके देने का प्रयास जो है कि आपको करेगी। तो वही जो रेट होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, जब भी कोई बैंक खुलता है ना, तो उसको उतना रुपया जो है कि आपको कहां पर? आरबीआई के पास जाकर जमा जो है कि आपको करना होता है। आगे सुनिएगा अगला क्या बोलता है। इस पर आरबीआई बैंक को कोई भी जो है कि आपको ब्याज नहीं देती है। अगर आप 100 करोड़ रुपया आपके पास है तो उसका जो परसेंटेज आप डालिएगा उस पर आरबीआई आपको 1 रुपया नहीं देगी। आपके लिए सिक्योरिटी मनी के तौर पर क्या हो जाएगा? वो जमा हो जाएगा कि अगर आप भाग उग जाइएगा तो फिर पकड़ेगा कौन? तो पकड़ेगा तो आरबीआई, सरकार के पकड़ोगा, सरकार को पकड़ेगा जनता। तो सरकार जो है कि आरबीआई को बोलेगी तो आरबीआई जो है कि आपको देगी। आगे चलते हैं, अगला कौन है? एसएलआर है ना। सैचुरेटेड जो है कि आपको लिक्विडिटी रेशियो जो है कि आपको होगा, वैधानिक तरलता अनुपात होगा। ये देखिएगा वैधानिक तरलता अनुपात जो है कि आपको एसएलआर क्या होता है? कुल जमा का वह प्रतिशत। इसमें भी देखिएगा कुल जमा का वह प्रतिशत होता है जिसे बैंक को नकदी या सरकारी प्रतिभूति या सोने जैसे तरल संपत्ति के रूप में अपना पास जो है कि आपको रखना पड़ता है।
है ना। मतलब बोलेगा कि अगर आपको बैंक खोलना है ना तो सबसे पहले 100 करोड़ रुपया होना चाहिए। आरबीआई जो भी गाइडलाइन दे, समझे, जो भी गाइडलाइन देगा ना तो बोलेगा कि सबसे पहले आपको इतना रुपया होना चाहिए। तो इतना रुपया में क्या क्या होना चाहिए, तो इतना रुपया में आपको नकदी नोटों होना चाहिए, सरकारी प्रतिभूति भी होना चाहिए, सोना भी आपको गोल्ड भी होना चाहिए, तथा तरल संपत्ति भी जो है कि आपको होना चाहिए। ये सब मिलकर जो है कि आप खोलिएगा, इसी को कहते हैं SLR कहते हैं, है ना, SLR कहते हैं। देखिएगा बहुत सारा बैंक जो है ना ये गोल्ड का लॉकर देता है, गोल्ड के लिए जो है कि आपको बोलता है कि हमारे बैंक में आकर गोल्ड को जमा कीजिए, है ना। बैंक जो है कि आपको CRR और SLR पर कुछ भी जो है कि आपको बैंक को लाभ नहीं मिलता है। इस दोनों टैक्स पर कोई लाभ जो है कि सरकार बैंक को नहीं देती है। यदि CRR द्वारा यदि RBI के द्वारा CRR कैश रिजर्व रेशियो या SLR, है ना, SLR या रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो बाजार में मुद्रा आपूर्ति क्या हो जाती है, मुद्रा आपूर्ति घट जाती है। अब हम जान रहे हैं कि बैंक खोलने के लिए बोला है कि आरबीआई की 100 करोड़ रुपया आपको रखना पड़ेगा आरबीआई के पास। आरबीआई के पास अगले दिन जो है कि आपको गाइडलाइन चेंज कर दिया, आरबीआई बोला कि नहीं अब 100 करोड़ रुपया की जगह 125 करोड़ रुपया रखना पड़ेगा। तो बैंकवा अपना घर में थोड़ी छाप रहा है, जनता के पैसा को उठा के आरबीआई के पास पैसा को डाल देगा। तो आरबीआई के पास जैसे ही पैसा को डालेगा तो मार्केट से क्या होगा, रुपया पैसा जो है कि क्या हो जाएगा, घट जाएगा। क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो वही बात बोला है कि अगर आरबीआई द्वारा CRR, SLR और रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा अगर दिया जाता है, अगर बढ़ा दिया जाता है तो बैंक में, तो बाजार में मुद्रा की आपूर्ति क्या हो जाती है, मुद्रा का आपूर्ति घट जाएगा, मतलब करेंसी मार्केट से थोड़ा सा गायब हो जाएगा। आगे चलते हैं। और ऐसा मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। जब लगता है ना कि मुद्रास्फीति आने वाला, मुद्रा का वैल्यूएशन कमेगा, तब ऐसा जो है कि आपको कर दिया जाता है कि ऐसा करने पर मुद्रास्फीति हमारा बना रहे। यदि आरबीआई के द्वारा CRR और SLR या रेपो रेट को घटा दिया जाता है, घटा दिया जाए तो बाजार में मुद्रास्फीति जो है कि आपको मुद्रा का आपूर्ति बढ़ जाएगा। अब बोलेगा कि साहब आपको कितना रखना है, हमेशा 100 करोड़ रुपया रखना था। अब ऐसा करते हैं ना कि 100 करोड़ नहीं रखो अभी तुम, अब तुम रखो 75 करोड़ रुपया रखो। तो 25 जो करोड़ रुपया जो बच जाएगा तो 25 करोड़ कहाँ छिटाएगा, बैंक का रुपया मार्केट में छिटाएगा ना। तो वही चीज बोल रहा है कि अगर आरबीआई के द्वारा CRR या SLR या रेपो रेट को कम कर दिया जाता है तो बैंक से जो है कि आपको कम जो है कि आपको टैक्स आरबीआई के पास कम जमा करना पड़ेगा। तो वो जो है कि आपको क्या करेगा, वो जनताओं के पास जो है कि आपको पैसा जो है कि बैंक वाला बांटते चलेगा कि आप ले लीजिए, आप ले लीजिए। जनता के पास जाएगा तो मतलब मानिए कहाँ आ गया, मार्केट में जो है कि आपको आ गया। तो मार्केट में तरलता बढ़ाएगा। तरलता अगर बढ़ाना है तो CRR, SLR और रेपो रेट को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, अगर पैसा बैंक मार्केट में बढ़ाना है तो। अगर मार्केट में बहुत रुपया है और रुपया को थोड़ा सा हटाना है तो आरबीआई के द्वारा क्या करना पड़ेगा, CRR, SLR और रेपो रेट को जो है कि आपको क्या करना पड़ेगा, बम करना पड़ेगा, मतलब बढ़ाना जो है कि आपको पड़ेगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिएगा, आगे देखिएगा अगला क्या बोल रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशनल, है ना। सर अगर रिवर्स रेपो क्या बोलता है, देख क्या बोलता है, बोलिए क्या बोल रहे हैं सर। एक बार फिर से CRR और SLR वाला। हाँ बोलिए क्या बोल रहे थे आप लोग। अब सर CRR SLR एक बार फिर से बता दीजिए ना। इसमें क्या दिक्कत हो गया, अब आप ही लोग बताइएगा, हम चलते हैं। क्लास में सर, क्लास में नहीं रहेंगे तो दिक्कत होगा नहीं सर। तो फिर से वीडियो देख लीजिएगा अपना, अभी इसमें ऐसे करिए तो हो जाएगा। फिर इतना जो है इतना अच्छा से आसान तरीका से तोड़ के बता रहे हैं, अगर तभी अगर ना समझ में आएगा तब तो फिर बड़ा मुश्किल है। CRR के बारे में थोड़ा सा सुना वीडियो दोबारा देख लीजिएगा। क्लास में नहीं थे सर, क्लास में नहीं थे, तब रिकॉर्डिंग सुनिए, तब रिकॉर्डिंग सुनिए, फिर अब रिकॉर्डिंग का आशा रखिएगा। क्लास से भागेगा तो ये आपका गलती होगा फिर, है ना, हमारा कोई गलती नहीं। आइए, ओपन मार्केट ऑपरेशनल। झूठ का ब्लेम नहीं मत भागे करो। थे, सब कैसे नहीं आया समझ, सब कैसे नहीं आया समझ, आइए बताइए देते। हाँ रेपो रेट समझा दीजिएगा। रिवर्स रेपो रेट, ओ हो,
कहाँ थे आप लोग महाराज? जब टॉपिक खत्म हो जाता तभी टोकते हैं। टॉपिक वहाँ चल रहा था तो काहे नहीं, जब उस समय जो है कि चल रहा था तो टोके आप, है ना? अब टोक रहे हैं रिकॉर्डिंग इसीलिए हो रहा है कि रिकॉर्डिंग बाद में आदमी सुन सकता है, ऐसे रोक रोक के तो फिर क्लास नहीं चलेगा। छोड़िए, है ना, छोड़िए, सुन लीजिए। एक रेपो रेट है, एक क्या है? रिवर्स रेपो रेट। ट्रिपल आर का मतलब क्या हुआ? बोलते चलिए, जिनको जिनको प्रॉब्लम है बोलते चलिए। रिवर्स रेपो रेट हुआ। ट्रिपल आर का मतलब क्या हुआ? रिवर्स रेपो रेट हुआ। डबल आर का मतलब क्या हुआ? डबल आर का मतलब रेपो रेट हुआ। क्या हुआ? रेपो रेट होगा। एक वो संस्था है जिसका नाम है आरबीआई। क्या नाम है? आरबीआई। आरबीआई क्या बोलेगा? आरबीआई के पास जो है कि आपको बैंक जाएगा। क्या जाएगा? बैंक जाएगा। बैंक जाएगा, बोलेगा साहब हमको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए। तो बोलेगा ठीक है पैसा देंगे। तो ठीक है पैसा ले जाओ। अल्पकालीन पैसा देंगे, महीना 2 महीना के लिए पैसा देंगे। तो बोले ठीक है 2 महीना बाद हम आपको क्या करेंगे? पैसा लौटा देंगे। तो बोला ठीक है पैसा तो ले जा रहा है, उस पर तुमको कुछ टैक्स देना पड़ेगा। तो बोला, बैंक वाला बोला कि ठीक है टैक्स दे देंगे। तो बैंक वाला अगर बोला टैक्स ले लेंगे, कहां से पैसा ले रहा है बैंक वाला? आरबीआई के पास से पैसा ले रहा है। किसके पास से ले रहा है? आरबीआई के पास से। तो बैंक वाला जाकर आरबीआई के पास से पैसा लेगा तो उस पर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा रेपो रेट। क्या लगेगा? रेपो रेट लगेगा। क्या लगेगा? रेपो रेट लगेगा। अब सुनिएगा, अब बैंक के पास बहुत रुपया हो गया, हम आप जाकर बहुत रुपया जमा कर दिए बैंक के पास। अब बैंक के पास हो गया बहुत रुपया। अब बोलेगा जो है कि बैंक जाकर बोलेगा आरबीआई के पास कि साहब सुनिए ना, पैसा बहुत ज्यादा हो गया हमारे पास, थोड़ा आप रख लीजिए। तो बोला कि हाँ ठीक है रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो बोला ठीक है कि हम देंगे, जैसे आप हमको दिए तो कुछ ना कुछ आप टैक्स लिए थे हमसे, रुपया परसेंटेज पर लिए थे, आप हमको क्या दीजिएगा? तो बोला कि ठीक है हम भी तुमको देंगे। तो बैंक जाकर जो है कि आरबीआई के पास रुपया जाकर जमा करेगा तो उस पर जो लगेगा वो कौन लगेगा? ट्रिपल आर लगेगा। रिवर्स रेपो रेट जो है कि आपको लगेगा। कौन लगेगा? रिवर्स रेपो रेट लगेगा। और याद रखिएगा जो रेपो रेट होता है ना, वो हमेशा रिवर्स रेपो रेट से क्या, रेपो रेट जो होता है हमेशा रिवर्स रेपो रेट से अधिक होता है। मतलब ये जो आरबीआई पैसा देगा या जो है कि परसेंटेज ज्यादा लेगा, और जो बैंक जो आरबीआई के पास जमा करेगा उस पे आरबीआई बैंक को क्या देगा? कम देगा। क्या देगा? कम देगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्लास में बने रहिए, कोई दिक्कत हो रिकॉर्डिंग जो है कि अपलोड रहेगा, सुनते रहिएगा बार बार, है ना? इसीलिए रोके हूँ, जल्दी जल्दी भगाना है ना? जल्दी जल्दी भगाना, इसीलिए ऐसा टॉपिक है कि इसीलिए रोक के समझा रहे हैं। अभी 10-15 मिनट से यही चल रहा है। आगे देखिएगा अगला क्या बोलता है। एसएलआर हो गया। ओपन जो है कि आपको मार्केट ऑपरेशनल, ठीक ना? जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के द्वारा खुला बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां और ट्रेजरी बिलों को खरीद बिक्री किया जाए, मतलब ओपन मार्केट कर दिए कि कोई भी आए, कोई भी जाकर खुला बाजार में जो है कि सरकार का क्या कर सकता है? प्रतिभूति खरीद सकता है, उसका ट्रेजरी बिल खरीद सकता है। तो ऐसे प्रतिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे प्रक्रिया को ओपन मार्केट ऑपरेशनल के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। जैसे देखिएगा, जैसे एलआईसी संस्था है, एलआईसी जान रहे हैं ना, भारतीय निगम जीवन बीमा। एलआईसी में जो है कि आपको क्या कर दिया? एफडीआई को कितना 100% बढ़ा दिया है। 100% जो है कि आपको बोल दिया कि जिसको अब खरीदना है इसका शेयर खरीद सकता है। किसका शेयर खरीद सकता है? एलआईसी का शेयर खरीद सकता है। तो यही शेयर खरीदने के लिए ओपन मार्केट ऑपरेशनल को चालू किया गया। और इसके तहत बोला गया जिसको मन है जाकर आप क्या करिए? शेयर खरीदिए। शेयर मार्केट जो यूज करते होंगे उनको बहुत अच्छा से जानकारी है कि शेयर कैसे खरीदा जाता है, कैसे बेचा जाता है। इसके बारे में ना आपको पूछेगा ना हम आपको बताएंगे। आते हैं 6ठा नंबर सवाल पे। 6ठा सवाल सुनिएगा। 6ठा सवाल क्या बोलता है? 6ठा सवाल आपका बोल रहा है कि पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? पंचवर्षीय योजना को स्वीकृति देने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? तो पंचवर्षीय योजना को जो स्वीकृति देता था वो था आपका राष्ट्रीय विकास परिषद। कौन था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, राष्ट्रीय विकास परिषद। अब आइएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में थोड़ा सा सुनते हैं। देखिएगा, पंचवर्षीय योजना जो है कि आयोग बनाता था। पंचवर्षीय योजना कौन बनाता था? तो योजना आयोग बनाता था। कौन बनाता था पंचवर्षीय योजना को? योजना आयोग जो है कि आपको बनाता था। लेकिन इसको अंतिम रूप से अनुमोदन कौन करता था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद करता था। बोलेगा कि पंचवर्षीय योजना को बनाता कौन था? कौन बनाता था पंचवर्षीय योजना को? योजना आयोग बनाता था। लेकिन अंतिम रूप से उसको लागू कौन करवाता था? लागू कौन करवाता था अंतिम रूप से? राष्ट्रीय विकास परिषद। हाँ, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी इसको लागू जो है कि आपको करवाता था। अनुमोदन जो है कि आपको ये होता था। आइए योजना आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में सुनिएगा। योजना आयोग की स्थापना सर, नीति आयोग जो भी करता था अभी भी तो करता है। अब तो पंचवर्षीय योजना समाप्त न हो गया। अब तो नीति आयोग जो है ना वो थिंक टैंक के रूप में काम करता है, न कि योजना आयोग के रूप में काम करता है ना? योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आया और नीति आयोग सरकार को वो जो है कि आपको सुझाव देता है, थिंक टैंक बताता है कि आगे आने वाले समय में आप कैसे कैसे काम कीजिएगा। वो थिंक टैंक वाली संस्था है।
है ना। अब वो योजना को नहीं बनाती है, योजना को बनाने वाली संस्था वो खत्म हो गई है, योजना को योजना आयोग बना रहा था। अब यहाँ पर विचार करने के लिए जो है कि सरकार को बताता है कि आप ऐसे ऐसे नीतियों के साथ आगे चल सकते हैं, विचार विमर्श करने वाले जो है कि आपको थिंक टैंक संस्था है योजना आयोग। आगे आते हैं नीति आयोग। भले नीति आयोग, योजना आयोग के बारे में, प्लानिंग कमीशन के बारे में क्या दिया है, 15 मार्च 1950 को प्लानिंग कमीशन का स्थापना हुआ था और 2014 में, याद रखिएगा 2014 में ये डेट है आपका 15 अगस्त। कौन सा अगस्त है? 15 अगस्त। 15 अगस्त को लाल किला के प्राचीर से जो है कि आपको मोदी सरकार के द्वारा क्या घोषणा किया जाता है कि हम लोग जो है कि आपको किसको समाप्त कर रहे हैं, हम लोग समाप्त कर रहे हैं योजना आयोग को समाप्त कर रहे हैं। और हम लोग योजना आयोग को समाप्त कर कर यहाँ पर जो है कि आपको क्या ला रहे हैं, नीति आयोग को ला रहा है। किसको ला रहा है? नीति आयोग को। और इसी के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2000 कब होता है? 2015 में होता है। कब होता है? 2015 में होता है। पूछेगा योजना आयोग का अंत कब हुआ था, डेट सहित पूछेगा तो क्या हो जाएगा योजना आयोग का अंत? 15 अगस्त 2014। 15 अगस्त जो है कि आपको कब? 2014। और नीति आयोग की शुरुआत कब से होती है, स्थापना कब से होती है नीति आयोग की? 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 से 2005 से 2014 कब? 2015 कब? 2015। आगे चलते हैं। योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे ना वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में भी नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री जो है कि आपको होता है। योजना आयोग के पहले अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, तो उस समय पहला अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू होंगे इसलिए क्योंकि उस समय वो प्रधानमंत्री थे। और अंतिम अध्यक्ष जो है कि आपको नरेंद्र मोदी थे, क्योंकि नरेंद्र मोदी अंतिम बार जो है कि इसके रहे हैं। यह ना तो वैधानिक है ना तो संवैधानिक है, ना तो यह संवैधानिक है। योजना आयोग की चर्चा कहीं भी संविधान में देखने को नहीं मिलेगा। यह संवैधानिक निकाय नहीं है और ना ही यह वैधानिक निकाय है। योजना आयोग एक ऐसी निकाय थी, सलाहकारी जो है कि आपको निकाय थी, ये भी जो है कि आपको सलाह जो है कि आपको देने का काम करती थी। और एक आ गया थिंक टैंक के रूप में सलाह देने का काम करता है अभी कौन? नीति आयोग जो है कि वर्तमान में करता है। राष्ट्रीय विकास परिषद की बात करेंगे, इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब होता है? 6 अगस्त 1952 को जो है कि आपको किया जाता है। ये दरोगा में क्वेश्चन पूछा हुआ ऑलरेडी, आगे मिलेगा आपको, है ना। प्रधानमंत्री इसके क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। और पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करता है। तो पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन बोलेगा तो कौन करता है अंतिम रूप से? तो राष्ट्रीय विकास परिषद अंतिम रूप से इसका क्या करता है? अनुमोदन जो है कि आपको करता है। और ये भी ना तो संवैधानिक है और ना ही ये वैधानिक है, मतलब ना इसकी चर्चा संविधान में, इसकी चर्चा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। किसकी? न योजना आयोग की देखने को मिलेगी, न राष्ट्रीय विकास परिषद की देखने को मिलेगी। ठीक है, आगे आते हैं। पंचवर्षीय योजना बहुत महत्वपूर्ण है, टॉपिक पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर भी दे रखा है। पंचवर्षीय योजना टॉपिक महत्वपूर्ण है, पढ़ लीजिएगा। आगे पंचवर्षीय पर चर्चा किया हुआ है, इस बुक में पूरा किया हुआ है। क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सब कुछ के बारे में बता रहा है बुक। पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपको बोल रहा है कि क्या पढ़ना है, तो इसका कार्यकाल पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में बोल रहा है। आइए, पंचवर्षीय योजना के बारे में सब कुछ यहाँ दे ही दिया है। आगे आने वाला आधा घंटा पूरा पंचवर्षीय योजना को समर्पित है। आगे आइएगा, सुनते चलिएगा अब यहाँ पर, है ना। क्या पढ़ना है? तो पहला पढ़ना है कार्यकाल, दूसरा बोलता है कि मॉडल को पढ़ लीजिएगा, तीसरा पढ़ लीजिएगा उद्देश्य क्या था उस पंचवर्षीय योजना का, चौथा पढ़ लीजिएगा कौन पंचवर्षीय योजना जो है कि आपको योजना जो है कि बनाता है और कौन इसको अनुमोदन जो है कि आपको करता है, इसके बारे में जो है कि आपको पढ़ने के लिए जो है कि आपको बोल रहा है। पंचवर्षीय योजना जिसको 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। भारत में कुल कितना पंचवर्षीय योजना चलाया गया? तो भारत में कुल 12 पंचवर्षीय योजना चलाया गया। कितना पंचवर्षीय योजना? 12 पंचवर्षीय योजना। और लास्ट जो 12 चला है ना वो 2012 से लेकर, कब से? 2012 से लेकर 2017 तक चला है। कब तक चला है? लास्ट वाला 12वीं चला है। 2012 से लेकर 2017 में जो है कि आपको चला है। 17 में जो है कि आपको पंचवर्षीय योजना को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब जो प्लान आता है ना, ईयरली प्लान आता है। पहले आता था, पहले 5 वर्षों का एक बार प्लान आता था। अब जो आता है वो कैसा आता है? ईयरली आता है, मतलब 1 साल में सरकार क्या सब करेगी उसके बारे में जो है कि आपको बताता है। आगे चलिएगा, 1951 से इसकी शुरुआत होती है, 2017 में जाकर ये इंड होती है। और पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक चला था। कौन सा मॉडल है? 56 तक। पहला है आपका हेराल्ड डोमन मॉडल। कौन सा? हेराल्ड डोमन मॉडल जो है कि आपको होगा। दूसरा जो है कि 56 से 61 तक चला है, कौन सा मॉडल है? पीसी महानलोबिस मॉडल। कौन सा मॉडल है? पीसी महानलोबिस मॉडल जो है कि आपको होने वाला है दूसरा। चलेगा, तीसरा मॉडल की बात करेंगे। तीसरा है आपका, तीसरा जो है कि आपको है 61 से 66 तक होगा। सुखमय और समय जो है कि आपको सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पे होगा। किस मॉडल पे होगा? तीसरा सुखमय, या जो है कि आपको है ना, तीसरा है ना, सुनिएगा, सैंडी और सुखमय होगा। कौन होगा? जॉन सैंडी और सुखमय मॉडल पे जो है कि आपको होगा तीसरा कौन होगा? जॉन सैंडी और सुखमय मॉडल पे जो है कि आपको तीसरा होगा। चौथा की बात करेंगे, गॉडगिल वाला चौथा होगा। चौथा वाला जो होगा ना, गॉडगिल होगा। गॉडगिल
गॉडगिल जो है क्या आपको होगा। लिख दे क्या इसमें भी, तीसरा का लिख दे क्या, तीसरा का होता है सैंडी सुखमय, सैंडी प्लस सुखमय। चित्रा का जॉन सैंडी और सुखबीर चक्रवर्ती मॉडल। हाँ सुखमय जो है क्या आपको हो गया। चौथा का जो है कि आपको कौन सा मॉडल है, चौथा का गॉडगिल मॉडल है। चौथा कब से लेकर कब तक चला है, 69 से लेकर 74 तक जो है कि आपको चौथा चला है। पांचवा जो है कि 74 से 78, और याद रखिएगा पांचवा डीपी धर मॉडल पे। और पांचवी पंचवर्षीय योजना, ये बार बार क्वेश्चन पूछा है 4 वर्षों के लिए। कितने वर्ष के लिए, पांचवी पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों के लिए। पंचवर्षीय योजना 5 वर्षों के लिए बनता था, लेकिन जो चौथी पांचवी पंचवर्षीय योजना थी वो कितने वर्षों के लिए बना, मात्र कितने वर्षों के लिए बना, 4 वर्षों के लिए जो है कि आपको बना था। 4 वर्ष बाद ये जो है कि आपको खत्म कर दिया गया। इसको खत्म करके रोलिंग प्लान जो है कि आपको आता है, वहां पर जो है कि आपको बताएंगे। आगे चलते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 तक चला है। सातवीं पंचमी में ना सर, क्या क्या अवकाश क्या बोल रहे हो, पंचमी में ही योजना अवकाश लगेगा। पश्चिमी के बाद योजना अवकाश जो है कि आपको लगेगा। अनवरत योजना रोलिंग प्लान जो है कि आपको चलेगा 78 से लेकर 80 तक। अभी आ रहे हैं ना आगे, सब कुछ दिया, क्या हड़बड़ा रहे हैं, सब कुछ दिया आगे, है ना। ये पीडीएफ को ऑलरेडी आप लोग पढ़े हुए हैं, इसमें सब कुछ दिया। अभी आ रहा है, एक एक जो है कि मॉडल पे चर्चा किया हुआ, बस इसको पहले थ्योरेटिकल जो है कि आपको दे दिया। आ रहा है ना, हड़बड़ाइए नहीं, नहीं दिया होगा ना तो हम करवा देंगे लूसेंट से, टेंशन नहीं लीजिएगा प्लीज। आगे चलते हैं, 7वीं के बाद 8वीं की बात करेंगे। 8वीं 92 से लेकर 97 तक चलता है। 9वीं 97 से 2002 तक चलता है। 10वीं जो है कि 2002 से 2007 तक चलता है। 11वीं 7 से 12 तक चलता है। और 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से लेकर कब तक लास्ट है, 12 से 17, है ना। तो टोटल हमारे देश में कितने पंचवर्षीय योजना चले हैं, टोटल हमारे देश में 12 पंचवर्षीय योजना जो है कि आपको चले हैं। आते हैं योजना अवकाश का कार्यकाल 2 बार जो है कि आपको 3 बार होगा, 3 बार है। पहला बार योजना अवकाश लगा था 66 से लेकर 69 तक, 66 से 69 तक पहला योजना अवकाश लगा था। दूसरा है 78 से 80 तक जो है कि आपको सेकेंड टाइम लगा था। और तीसरा जो है कि 90-92 में जो है कि आपको कितना बार लगा है, 3 बार लगा है। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय इतिहास, भारतीय अर्थव्यवस्था में, है ना, या पंचवर्षीय मॉडल में कितना बार हमारा योजना अवकाश लगा है, योजना पर अवकाश कितना बार लगा है। तो टोटल कितना बार लग चुका, 3 बार लग चुका है। पहला कब से कब तक लगा है, पहला कब से कब तक है पहला, हाँ 66 से 69 पहला है। दूसरा कब से कब तक है, दूसरा 80 है। तीसरा कब से कब तक है, 90 से 92 92 जो है कि आपको होगा। योजना की बात करेंगे, प्लानिंग क्या बोलता है, एक निश्चित समय और एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्ति करने के लिए अपने पास उपलब्ध संसाधनों को बेहतर करना, यही एक योजना या प्लानिंग होता है। योजनागत विकास की बात करेंगे, प्लानिंग डेवलपमेंट की बात करेंगे, प्लानिंग समाजवादी अर्थव्यवस्था का विशेषता है। तो पूछेगा योजनात्मक जो है कि विकास किसकी अर्थव्यवस्था की बात कही गई है, तो यह जो है कि आपको समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात जो है कि आपको कही गई है। इसी की विशेषता जो है कि आपको होती है। और विश्व में प्रथम जो है कि विश्व में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1928 में जोसेफ स्टालिन द्वारा जो है कि आपको कहां पर चलाया गया था, रूस में चलाया गया था। कहां पे चलाया गया था, सोवियत संघ रूस में जो है कि आपको चलाया गया था। क्लियर है। और यह योजना है ना फेल्डमैन मॉडल पे आधारित था। 1928 वाला जो रसिया में चलाया गया था, कौन से मॉडल पे आधारित था, फेल्डमैन मॉडल पे जो है कि आपको आधारित होता है। बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं, पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य देश का विकास था, गरीबी समाप्त करने का लक्ष्य था और आत्मनिर्भरता को प्राप्ति करने का लक्ष्य जो है कि आपको रखा गया था। आगे देखिएगा, भारत में पंचवर्षीय योजना, भारत में पहला पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1952 से जो है 1951 से इसकी शुरुआत होती है। पहला पंचवर्षीय योजना कब से शुरू होता है, पहला 1 अप्रैल 1951 से जो है कि आपको शुरुआत होता है। और टोटल जो है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12 पंचवर्षीय योजना जो है कि आपको चलता है और 3 बार योजना अवकाश लगता है। और 7 जो है कि आपको कैसा योजना रहता है, तो 7 वार्षिक योजना जो है कि आपको चलाया जाता है। आगे आते हैं, योजना आयोग द्वारा जो है कि पंचवर्षीय योजना को तैयार किया जाता है। योजना आयोग जो है कि यह जो है कि आपको संविधान में इसका वर्णन नहीं है, यह गैर संवैधानिक है। इसके बारे में ऑलरेडी चर्चा हो चुका है। भारत के विकास के लिए योजना बनाना, पंचवर्षीय योजना बनाना इसका उद्देश्य रहता है। इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को किया गया। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। 2014 में इसकी समाप्ति हो गई है। इसी के स्थान पर नीति आयोग का गठन 2015 में 1 जनवरी को किया गया था। प्रथम अध्यक्ष जो है कि योजना आयोग के पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अंतिम अध्यक्ष जो है कि आपको नरेंद्र मोदी थे। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को, ये सब ऑलरेडी कर दिए हैं, है ना। इसे
इसका कार्य क्या होता है? पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप से अनुमोदन करना राष्ट्रीय विकास परिषद का काम होता है। इसे सुपर कैबिनेट भी कहा जाता है और पदेन अध्यक्ष इसके कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग अब वर्तमान में नीति आयोग का सचिव जो है किसका सचिव जो है क्या आपको होता है? पंचवर्षीय योजना फिर से जो है कि रिपीट कर दिया है। कौन सा मॉडल? वही मॉडल को। आइएगा आगे चलते हैं। अगला यहाँ पर कुछ कुछ और मॉडल जो है कि आपको दे दिया है। 5वीं मॉडल पर कौन सा था? 5वीं डीपी धड़ मॉडल पे जो है क्या आपको था। और 5वीं में क्या दिया गया? गरीबी हटाओ का नारा। किसका नारा दिया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में? गरीबी हटाओ का नारा जो है कि आपको दिया गया था। चतुर्थ वाला में देखिएगा गॉडगिल मॉडल था और इसमें जो है कि आत्मनिर्भरता का नारा जो है कि स्थिर आत्मनिर्भरता को जो है कि जोर दिया गया था। उसके बाद जो है कि छठी 1980 से 85 तक जो है कि आपको दिया गया, उसमें गरीबी निवारण और रोजगार सृजन जो है कि आपको इस पे फोकस जो है कि आपको किया गया था। उसके बाद 8वीं में देखिएगा 8वीं 92 से 97 तक चलता है, मिलर मॉडल पे चलता है और मानव संसाधन का विकास जो है कि 8वीं का गुण धर्म था। 9वीं आपको 97 से 2002 तक चलता है और सामाजिक न्याय और समानता इसका जो है कि आपको उद्देश्य रहता है। 10वीं की बात करेंगे, 10वीं जो है कि आपको 2002 से 2007 तक चलता है और इसमें गरीबी, देश में गरीबी और बेरोजगारी को क्या करना? समाप्त करना इसका लक्ष्य जो है क्या आपको रखता है। और 11वीं की बात करेंगे 7 से 12 तक चलता है और तीव्र समावेशी जो है कि विकास इसका जो है कि आपको लक्ष्य रखता है। और 12वीं 2012 से 17 तक चलता है, इसमें तीव्र समावेशी और सतत विकास इसका लक्ष्य जो है कि आपको रखता है। अब आइए यहाँ से पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कर रहा है। यहाँ से पहला पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर कब तक चलेगा? 51 से चलेगा 56 तक जो है कि आपको चलेगा। कौन सा मॉडल पे आधारित होगा? पहला। लेकिन गरीबी जो दिए थे इंदिरा गांधी सर तो चौथे में न दे दिए थे। नहीं, 5वीं लेता है इसका आंसर, है ना? 5वीं लेता है इसका आंसर, ठीक ना? ऐसे दिया हुआ था चौथी में दिया गया था, लेकिन जब जब सवाल पूछा है ना उसका आंसर 5वीं लिया है। ठीक है, आप जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही है। नारा दिया गया था, इसमें जोर दिया गया है 5वीं में, नारा दिया गया चौथी में जो है कि आपको दिया गया है। ये बिल्कुल सही है। और लेकिन जब जब इसका सवाल ना है ना तो वहां पर 5वीं लिया है, चौथा मत मारिएगा, गलती हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिएगा, यहाँ भी एगो क्वेश्चन मिलेगा, वहां पर भी 5वीं लिया है, यहाँ पर भी मिलेगा आपको एगो क्वेश्चन। आगे चल रहे हैं ना, भी मिलेगा, यहाँ पर भी 5वीं लेगा, वहां पर भी देखिए। आगे चलते हैं। पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था और इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर जो है कि आपको क्या करना? जोर देना जो है कि इसका उद्देश्य था। आगे चलते हैं, उद्देश्य की बात करेंगे। कृषि के विकास पर जो है कि आपको और सिंचाई और परिवहन पर जो है कि आपको उद्देश्य था। और इसी योजना के तहत, पहली पंचवर्षीय योजना के तहत देखिएगा सबसे पहला एक बांध बनाया जाता है। इस बांध का नाम होता है भाखड़ा नांगल बांध। कौन सा बांध? भाखड़ा नांगल बांध। पूछेगा भाखड़ा नांगल बांध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। दूसरा पूछेगा आपका हीराकुंड बांध किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था? हीराकुंड बांध पहली के तहत। और तीसरा बोलेगा दामोदर घाटी परियोजना भी किसके तहत जो है कि आपको किया गया था? दामोदर घाटी भी जो है कि आपको किया गया था पहली के तहत जो है कि आपको किया गया था। किसके तहत किया गया? पहली के तहत जो है कि आपको किया गया। तो हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल डैम प्रोजेक्ट और दामोदर नदी घाटी परियोजना, यह तीनों के तीनों किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ? तीनों के तीनों पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। किसके तहत हुआ? पहली पंचवर्षीय योजना के तहत हुआ। फिर से ये लैपटॉप अपना गुणधर्म दिखा रहा है। चलिए आइए आगे आइएगा। अगला है, सुनिएगा यहाँ पर पहली से एकदम जो है कि जो भी आएगा सेलेक्टेड आइटम आएगा, यहाँ पर एकदम छांट के लिखा है इसमें। 1951 में जो है कि आपको 1950 में देखिएगा NSSO की क्या होती है? स्थापना होती है। तो पूछेगा पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की स्थापना कब होती है? 1950 में होती है। किसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। और अगला बोलता है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस की स्थापना कब होती है? CSO की स्थापना 1951 में किया जाता है पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए VVI क्वेश्चन ये है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत किसके तहत होता है? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान होता है। कब होता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम का शुरुआत? ये होता है 1952 में होता है। कब होता है? 1952 में होता है। और राष्ट्रीय विस्तार सेवा 1953 में पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान, जितना भी काल अभी चल रहा है सब पहला चल रहा है। राष्ट्रीय विकास परिषद NDC की स्थापना 1952 में होता है। ये सब स्थापना याद रखिएगा, बार बार क्वेश्चन जो है कि पूछता है। और भारत जो है कि विश्व का पहला जो है कि आपको देश बना जिसने परिवार नियोजन लागू जो है कि आपको किया था। कब लागू किया था? 1952 में जो है कि आपको लागू किया था। पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि आपको लागू किया गया था। और आयात प्रतिस्थापन है ना पर जोर जो है कि आपको दिया गया था। और 5 IIT कॉलेजों की स्थापना किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान 5 IIT कॉलेज? IIT है
पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। अब आइए दूसरा पंचवर्षीय योजना, कौन सा योजना है दूसरा पंचवर्षीय योजना, कौन सा मॉडल पे होगा दूसरा पंचवर्षीय योजना, कौन सा मॉडल? महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल। चलिए अब सुनिएगा दूसरे के बारे में, पहला का कहानी समाप्त होता है, आइए दूसरे वाले मॉडल पे आते हैं, दूसरा का कहानी सुनिएगा, एकदम शानदार सेशन है ना। सुनिएगा, इस मॉडल को महालनोबिस मॉडल या नेहरू महालनोबिस मॉडल भी कहा जाता है। तो कभी कभी लिख देगा नेहरू महालनोबिस, तो आप भटकिएगा नहीं, इसी को कहा जाता है। और इसे सोवियत संघ ने वर्ष 1928 में, है ना, कौन सा फील्ड मैन योजना से जो है कि आपको प्रभावित था। तो आपको ऊपर में पढ़े ना कि सबसे पहला विश्व में जो चला था पंचवर्षीय योजना, वो कहाँ चला था? आपको रसिया में चला था। और जो रसिया में चला था वह 1928 में चला था, और कौन सा मॉडल पे था? फील्ड मैन मॉडल पे जो है कि आपको था। आगे चलिएगा, तो उसी से प्रभावित होकर हमारा कैमा नंबर का पंचवर्षीय योजना बना है? दूसरा पंचवर्षीय योजना, उससे प्रभावित होकर जो है कि हमारा बना है। आगे देखिएगा, इसमें पब्लिक सेक्टर का विकास एवं, है ना, रैपिड, क्या ही हो रहा है इसमें, पब्लिक सेक्टर का विकास और रैपिड जो है कि इंडस्ट्रियल, है ना, पर जोर जो है कि आपको दिया गया। इंडस्ट्री जो है कि आपको रैपिड मतलब जोर से इंडस्ट्री को लगाया गया। और इसमें देखिएगा, इसमें जो होता है क्या होता है, इसमें भारी उद्योगों पर क्या दिया जाता है? जोर दिया जाता है। और तीव्र औद्योगिकरण होता है, मतलब बहुत तेजी से औद्योगिकरण की ओर जो है कि अपना देश जो है कि आपको बढ़ता है। और इसी में देखिएगा, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 3 इस्पात संयंत्र लगाए जाते हैं। कितने इस्पात संयंत्र दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान? 3 इस्पात संयंत्र जो है कि आपको लगाए जाते हैं। एक का नाम होता है दुर्गापुर, दूसरा का नाम होता है भिलाई, और तीसरा का नाम होता है राउरकेला। कौन कौन है 3 गो? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला कैमे पंचवर्षीय योजना? दूसरा पंचवर्षीय योजना। देखिएगा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से जो है कि आपको होता है 1956 में। कब होता है? 1956 में। 1956 में होता है। चलिए आगे चलिएगा, अगला है भिलाई। भिलाई छत्तीसगढ़ में जो है कि सोवियत संघ रसिया के सहयोग से भिलाई कब हो गया? 1955 में भिलाई होगा। आगे चलते हैं, तीसरा राउरकेला। राउरकेला उड़ीसा में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से कब होगा? 1959 में होगा। कब होगा? 1959 में जो है कि आपको जर्मनी के सहयोग से जो है कि आपको लगाया जाता है। चलिए, सबसे पहला दुर्गापुर कब लगाया जाता है? दुर्गापुर का 1956 में दुर्गापुर को लगाया जाता है। किसके सहयोग से जी? किसके सहयोग से दुर्गापुर? ब्रिटेन है सर। ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर लगाया जाता है। भिलाई कब लगाया जाता है? भिलाई 1955 में। 55 में भिलाई लगाया जाता है। किसके सहयोग से? 55 में भिलाई किसके सहयोग से? रूस के सहयोग से लगाया जाता है। और अंतिम है राउरकेला उड़ीसा में, इसके सहयोग से। राउरकेला उड़ीसा में जर्मनी के सहयोग से कब लगाया जाता है? जर्मनी के सहयोग से जी कब? 1959 में जो है कि आपको लगाया जाता है, 59 में लगाया जाता है। आगे चलिएगा, आगे इस्पात स्टील प्लांट जो है कि स्टील प्लांट की भी स्थापना होती है। और समाज में समाजवादी ढांचा का विकास द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान होता है। और इसी के दौरान देखिएगा, एलआईसी के बारे में दरोगा पूछा है कि एलआईसी की स्थापना कब होती है? 1956 में होती है, दूसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान होती है। और आगे चलते हैं, भारत का पहला स्टील एंड आयरन प्लांट टिस्को जो है कि आपको टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना 1907 में होती है। और यह कहां पर होती है? साक्षी जमशेदपुर झारखंड नामक स्थान पर जो है कि आपको किसके द्वारा किया जाता है? टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा के द्वारा जो है कि आपको किया जाता है। आगे चलते हैं, भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसे माना गया है? भारतीय नियोजन का वास्तुकार किसको? पीसी महालनोबिस को माना गया। किसको माना गया है? पीसी महालनोबिस को माना गया। और पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस कितनी तारीख को मनाया जाता है? 29 जून को। कितनी तारीख को? 29 जून को मनाया जाता है। और इसी दिन नेशनल स्टैटिस्टिकल जो है कि आपको डे, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो है कि आपको मनाया जाता है। तीसरे पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, थर्ड पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 66 तक चलेगा। उद्देश्य क्या होगा? सुनिएगा, 61 से 66, सॉरी 61 से 66 आत्मनिर्भरता इसका उद्देश्य होगा। बोले ना कि इतना सजा लुसेंटो में नहीं दिया जितना सजा की बुक में दिया है। शानदार से भी शानदार बुक बोलिए, उतना कम है। कितना आपको कंटेंट चाहिए, सारा कंटेंट इसमें मौजूद है। खाली आप अगर नहीं हो है, अगर इसका पीडीएफ ले लीजिए मेरे से, 10 दिन बचा हुआ, इसको रगड़ जाइए हर एक पीडीएफ को। क्वेश्चन हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, सब हो सकता है ना, सब जो है कि आपको। एक मिनट रुकिए, हो कंपनी सजेस्ट, कम्युनिटी सजेस्ट, रुक जाए, फोन आ रहा है।
आ जाएंगे। आवाज जा रहा हो? जी सर। चलिए, फोन आ गया था, वो सब एडमिशन वाला सब फोन कर रहा है। एडमिशन के लिए सब अब जाके उत्सुकता बढ़ाया है ना? पहले से आना चाहिए इसमें सबको। आगे चलते हैं, एसआई वाला में सर। देखिएगा क्या। हाँ, ऐसा इसी बैच की बात कर रहे हैं, इसी बैच में एडमिशन के लिए अच्छा। फोन आया था। इसे गॉडगिल मॉडल के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है। और इस योजना, इस समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो है कि आपको कौन थे इस समय? तो तीसरे पंचवर्षीय योजना के समय योजना आयोग के उपाध्यक्ष जो है कि आपको धनंजय रामचंद्र गॉडगिल थे। कौन थे? रामचंद्र जो है कि आपको गॉडगिल थे। उपाध्यक्ष होने के कारण रामचंद्र गॉडगिल से ही इनका मॉडल प्रभावित हुआ था। और कौन सा मॉडल जो है कि दिया गया? गॉडगिले मॉडल था ना, तीसरा हो गॉडगिल और सुखमय जो है कि आपको सैंडी जो है कि आपको था। ठीक है, दोनों जो है कि आपको सही है। आगे चलते हैं, अगला है कि आपका इस योजना के दौरान जो कृषि नीति अपनाया गया, जिसे ही हरित क्रांति का जन्म हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि हरित क्रांति का जन्म किस पंचवर्षीय योजना के दौरान क्रांति का जन्म? बताइए। तीसरे पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि आपको हुआ। और बोकारो स्टील प्लांट 1964 में रसिया के सहयोग से जो है कि आपको लगाया गया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, है ना। अब देखिए, 3 गो लगा है दूसरे में, और तीसरे में केवल 1 गो लगा है 1964 में। कौन? बोकारो। और बोकारो कहाँ का है? झारखंड का। कहाँ का है? झारखंड का होने वाला। किसके सहयोग से? यूएसएसआर के सहयोग से लगा है, रसिया के सहयोग से लगा है। और याद रखिएगा, दूसरे के समय ही आपको तीसरा चल रहा है ना, तीसरे के समय में ही आपको एफसीआई की स्थापना होती है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है? 1965 में। कब होती है? 1965 में होती है। और याद रखिएगा, देश में पहली बार अवमूल्यन जो है कि आपको, मुद्रा का अवमूल्यन जो है कि आपको कब किया जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन जो है कि आजादी के बाद ये दूसरी बार होता है, 1966 में होता है। क्योंकि देश में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन होता है। कितना बार मुद्रा का अवमूल्यन होता है? 3 बार होता है। 1949, 1966, 1949, 1966 और 1991। ये 3 बार क्या किया जाता है? मुद्रा का अवमूल्यन जो है कि आपको कर दिया जाता है। आगे चलते हैं, अगले आइएगा। अगला लंबा लग रहा है ना। और यह 2 युद्ध, भारत चाइना युद्ध, कौन कौन युद्ध हो गया? पहला हो गया भारत चाइना युद्ध हो गया, और दूसरा हो गया भारत पाकिस्तान युद्ध। भारत चाइना युद्ध कब हुआ था? भारत चाइना युद्ध सर 20 अक्टूबर 1962 में हुआ था, भारत चाइना युद्ध। और भारत पाकिस्तान युद्ध की बात करेंगे, भारत पाकिस्तान युद्ध किस समय हुआ था? 1965 में। 1965 में जो है कि आपको हुआ था। और 1966 में जो है कि हमारा देश में अकाल पड़ा था। और ये तीनों घटना होने के कारण ना, यहाँ पर क्या हो जाता है? यह असफल होता है। तो तीसरे पंचवर्षीय योजना क्या हो जाता है? असफल हो जाता है, ये 3 घटनाओं के कारण। कौन कौन युद्ध हो गया? पहला 2 गो युद्ध कौन कौन है? 2 गो युद्ध। भारत चाइना युद्ध है 1962 में हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 में, और अकाल पड़ गया 1966 में, जिसके कारण यह क्या हो गया? तीसरे पंचवर्षीय योजना असफल हो जाता है। क्या हो जाता है? असफल हो जाता है। क्लियर है? आगे चलते हैं, योजना अवकाश। 3 पंचवर्षीय योजना के बाद 3 साल का अवकाश लगता है। ट्रिक है याद करने का, 3 पंचवर्षीय योजना के बाद कितना साल का अवकाश लगता है? 3 साल का अवकाश लगता है। कितने साल का अवकाश लगता है? 3 साल का अवकाश लगता है। और यहाँ पर जो 3 साल का अवकाश लगेगा ना, उसमें प्रति साल जो है कि आपको सरकार काम करेगी। हर 1 साल के लिए सरकार क्या करेगी? काम जो है कि आपको करेगी। चौथी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। यह योजना 1969 से लेकर कब तक चलाया गया? 1969 से कब तक? 1974 तक जो है कि आपको चलाया गया है। और यह योजना अशोक रुद्र जो है कि मेनन मॉडल पे जो है कि आपको आधारित था, और गॉडगिल फार्मूला पर भी जो है कि यह मॉडल आधारित था। उद्देश्य क्या है? स्थिरता और आत्मनिर्भरता, कृषि पर जो है कि आपको जोर देना था। और इस समय प्रधानमंत्री देश के कौन थे? प्रधानमंत्री थी देश की इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जो है कि आपको थी। आगे देखिएगा अगला। इसमें जो है कि आपको क्या है? उद्देश्य इसमें जो है कि आपको आधारित अशोक चंद्र मेनन मॉडल पर मुख्य रूप से है। अब फार्मूला कौन सा था? तो फार्मूला गॉडगिल फार्मूला है, अलग है। आगे चलिएगा, अगला क्या बोलता है कि भारत में राज्य योजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता का आवंटन निर्धारण करने के लिए गॉडगिल फार्मूला को पेश कब किया गया? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। गॉडगिल फार्मूला कब जो है कि पेश हुआ है?
1969 में गॉडगिल फार्मूला जो है कि आपको पेश किया जाता है। और इस योजना के दौरान कृषि में जो है कि आपको वृद्धि दर सर्वाधिक रहा है। और चौथी पंचवर्षीय योजना जो है कि पूरी तरीका से सफल जो है कि आपको नहीं रहा है। आगे चलते हैं, सफल जो है कि आपको पूरी तरीका से नहीं जो है कि आपको रहा। क्लियर है? अब जरा सुनिएगा अब आगे की बात। आवाज नहीं जा रहा है? किसका? है ना? चले आगे? जी सर। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिएगा अगला क्या है ना? अगला है कि कारण क्या है? बांग्लादेश शरणार्थी संकट के कारण जो है कि आपको क्या होता है, यही जो है कि आपको होता है। 14 बैंकों का इसमें क्या किया गया? राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है? कब होता है? 19 जुलाई 1969। सर ये शरणार्थी का मतलब क्या हुआ? बांग्लादेश शरणार्थी रिफ्यूजीज है ना, रिफ्यूजीज जो दूसरे देश से अपने देश में घुस जाते हैं। समझ में आ गया? रिफ्यूजीज किसको कहते हैं? जी सर। नो सर, एक बार अच्छा समझा चलिए, दीजिए। कौन सा रिफ्यूजीज नहीं समझ में आ गया? जैसे दूसरा देश का घुस गया अपने देश में, जैसे बांग्लादेश का कुछ नागरिक यहाँ पर घुस गया, यहाँ बोल रहा है कि यहीं रहेंगे, उसको कहते हैं शरणार्थी, उसको कहते हैं रिफ्यूजीज कहा जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? रिफ्यूजीज जो है कि आपको कहा जाता है ना? घुसपैठिया उसी को कहा जाता है, घुसपैठिया। उनको ठीक है, बताना दीजिए सर, चकमा जिस चकमा आया है बांग्लादेश से, रोहिंग्या म्यांमार से आए थे लोग, शरणार्थी है ना। चकमा जिसको घुसपैठिया का मतलब दूसरा देश का नागरिक समझ में नहीं आ रहा होगा, चकमा समझ में आ जाएगा। आप ताउरो एक वो स्टेप आगे लेके चलिएगा, है ना? शरणार्थी है ना सर, दूसरा देश का। आप ही बताइए, अभय बाबू बताइए, आप डिस्क्राइब कीजिए तो पानी पी ले। डिस्क्राइब तो हो ही गया सर, जैसे बांग्लादेश के जो शरणार्थी लोग आए हैं, इसमें दिया गया था उसको चकमा है, और यहाँ पे लोग म्यांमार और रोहिंग्या जो बोलते हैं वो भी ये कहाँ से आए थे? चकमा शरणार्थी भी जो है कि आपको बांग्लादेश के ही शरणार्थी थे, है ना? बांग्लादेश के शरणार्थी थे चकमा, है ना? आगे सर उसी को चकमा बोलते हैं कि चकमा दे दिया तब चकमा बोलते हैं। ए चकमा कुछ से कुछ बोल रहा है जी। चकमा शरणार्थी में बोल रहा था। चकमा शरणार्थी का नाम है जी। आप लोग कहाँ से कहाँ उठा के ले जा रहे हैं? चकमा शरणार्थी का नाम है, ऐसा नहीं कि चकमा दे के घुस गया, है ना? पूछेगा तो कह देंगे। कौन कमेटी से हुआ था सर, वो थोड़ा बता दीजिए तो भुला रहे हैं। चकमा ही कौन है? चकमा दे के देश में घुस गया, चकमा शरणार्थी। वाह रे वाह, बहुत अच्छा ट्रिक लगाए, एकदम शानदार वाला। चकमा देख के चकमा घुसा नहीं जी, समझे? चकमा शरणार्थी का नाम है। किसका नाम है? चकमा शरणार्थी का नाम है। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे आते हैं, आइएगा आप। नीति से हुआ था सर? कौन सा? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। अच्छा, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, आरजी सुरैया अच्छा, ये जो है कि हजारी है। कौन है? हजारी समिति। हजारी था, हजारी कौन था? हजारी आज ही ना हुआ था, है ना? हजारी हुआ था। आरजी सुरैया जो था ना, वो था आरआरबी बैंक की स्थापना, है ना? 1975 में 2 अक्टूबर वाला आरआरबी बैंक की स्थापना जो है कि आपको 1975 में, वह कौन था? वो है आपका कौन सा समिति है? आरजी सुरैया समिति है, आरजी सुरैया समिति। ठीक है, आगे चलते हैं। क्षेत्रीय बैंक फिर दिक्कत हो, क्षेत्रीय बैंक का भंडारी समिति, क्षेत्रीय बैंक का भंडारी समिति, क्षेत्रीय बैंक का भंडारी समिति। ठीक ना, क्षेत्रीय बैंक का भंडारी समिति। इंपेरियल बैंक के इंपेरियल बैंक का एसबीआई के रूप में गोरे वाला, कौन सा समिति? गोरे वाला समिति जो है कि इंपेरियल बैंक का एसबीआई के रूप में गोरे वाला। और उसके बाद सुनिएगा, उसके बाद आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति। कौन सा समिति? आरबीआई की स्थापना यंग हिल्टन समिति। ठीक ना, उसके बाद जो है कि बैंकिंग वित्तीय सुधार के लिए कौन सा है? तो आपका नरसिम्हन था। कौन था? नरसिम्हन था। पूछेगा नबार्ड के लिए कौन सा था? तो नबार्ड के लिए शिवरमन समिति था। कौन था? शिवरमन समिति था। बोलेगा सेबी के लिए कौन सा था? तो एस ए दुबे समिति था। कौन था? एस ए दुबे समिति था। और राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना जो है कि फेरवानी समिति की सिफारिश पर होती है। किस समिति की सिफारिश पर? फेरवानी समिति की सिफारिश पर होती है। और एडा की स्थापना 1999 में, है ना, मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर होती है। किस समिति पे? मल्होत्रा समिति की सिफारिश पर होती है। ठीक है, जितना लिखा हुआ है सर कहीं, फेरवानी का एक और भेज दीजिएगा सर। एमएसएमई है, वो भी फेरवानी समिति से है सर। एमएसएमई भेजना है। महाराज सब काम इसी में करवाइएगा। एग्जाम के लास्ट में एक बार देख के जाना चाहिए सर, कोई भी एग्जाम में। अरे एग्जाम ने बोला लास्ट में देखने के लिए हम पूरा आपको दिखाएंगे, टेंशन कहाँ ले रहे हैं? पूरा आपको एक चीज दिखा देते हैं, पूरा आपको वो चीज करवा के आपको भेजवाएंगे, टेंशन नहीं लीजिए। इस बार का प्रोग्राम थोड़ा सा अलग है, इस बार का थोड़ा सा अलग प्रोग्राम है ना? ऐसे आप अभी ले लीजिए, है ना? ऐसे तो ले लीजिए आप, है ना?
लुसेंट में दिया हुआ। इस बार का क्या प्रोग्राम है, इस प्रोग्राम को सुनिएगा। इस बार का लास्ट प्रोग्राम क्या होगा, लास्ट में देखिएगा। लास्ट बताइए में क्या सर। होगा, लास्ट में देखिएगा। लास्ट में एक चीज दिखाते हैं। लास्ट में जो इतना आपको दिख रहा है ना, सारा का सारा, इस सब का सब एक एक स्क्रीन को एक एक स्क्रीन किया जाएगा। इस सब जितना आपको दिख रहा है यहाँ पर सारा लिखल, जो आपको सेशन के सामने उज्जर लाल पियर हरियर दिख रहा है, सारा होगा, है ना, सारा होगा। एक दिन बैठेंगे 2 से 2.5 घंटा, इस सारा को निचोड़ के रख देंगे 2 से 2.5 घंटा में। हाँ, लेकिन समय चाहिए 2 से 2.5 घंटा इसके लिए। और इसके लिए हमारा मेहनत एक दिन का ही मेहनत नहीं दिख रहा है, ये मेहनत मोटा मोटी 2 साल 2.5 साल का ये सब मेहनत है। जहां जहां जो चीज अच्छा लगता है वो जो है कि आपको लिख डालते हैं, है ना, लिख के जो है कि यहाँ पर डाला हुआ है। ठीक है, अच्छा लग रहा है आप लोग को? दीजिए ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो भेजे तो है ग्रुप में, तो एगो लाइको तो कर सकते हैं आप लोग। 50 लोग है, एको पूरा लाइक नहीं किए हैं जी। एगो हम ही एगो लाइक कर दिए, बिना कामे का कर दिए क्या इसको। आगे चलते हैं, चलिए फिर। हिम्मत मिलता है। मेहनत का भी तो कम से कम हकदार बनाइए कि हम मेहनत कर रहे हैं, तो उसका भी हक तो मिलना चाहिए ना, कम से कम हो कि ऐसा ही खाली मेहनत करते रहे। बहुत हिम्मत हम लोग को भी बढ़ता है सर। चलिए, है ना, इतना बोलने के बाद 16 को लोग थोड़ा सा अपन रजाई से हाथ निकाले, बाकी लोग सो रहे हैं अभी तक, है ना। चलिए कोई ना, है सुतल रहिए रजाई के अंदर, कहीं ठंडा न लग जाए, देखिएगा बचा के, है ना। आगे चलते हैं, अगला सुनिएगा। अगला 50 लोग हैं अभी ग्रुप में, ठीक ना, सुनिएगा अगला। आगे आते हैं, 8:30 तो हो ही गया, खत्म होने वाला 15 मिनट में। सुनिएगा आगे, और चलते हैं आगे, सुनिएगा। दूसरी बार समय कब निकल गया आज का ही पता नहीं चला हमको। आज 2 घंटा निकलने वाला, 1.25 घंटा, पता नहीं चला कब निकला। दूसरी बार सरकार ने 15 अप्रैल 1980 को आपको 6 बैंकों का और क्या कर देता है, 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण करता है। पहली बार 1969 में कितना बैंकों का करता है, पहली बार करता है 1969 में करता है कितना बैंक, 14 बैंक का करता है। और दूसरी बार जो है 1980 में जो है कि आपको कितना बैंक का और कर देता है, दूसरी बार 1980 में 6 बैंकों का और जो है कि आपको कर देता है ना, और बैंकों का जो है कि 6 कर देता है। और याद रखिएगा, इसी पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना होती है। किसकी स्थापना होती है, इसरो की स्थापना 1969 में जो है कि आपको किया जाता है। किसकी, इसरो की स्थापना 1969 में जो है कि आपको किया जाता है। स्माइलिंग बुद्धा, यही भारत का पहला परमाणु क्या है, परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा होगा। स्माइलिंग बुद्धा की बात करेंगे। स्माइलिंग बुद्धा जो है कि आपको कब का है, 18 मई 1974 का है। कब है, 18 मई 1974 का पहला, भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था जैसलमेर राजस्थान में जो है कि आपको किया गया था। टाइटल कोड क्या था, स्माइलिंग बुद्धा जो है कि आपको था। इसी को कभी कभी लिख देगा हिंदी में, क्या लिखेगा, बुद्धा मुस्कुराए। क्या लिखेगा, बुद्धा मुस्कुराए। क्या लिखेगा हिंदी में, बुद्धा मुस्कुराए जो है कि आपको था। ठीक है, आगे चलते हैं। बुद्धा मुस्कुराए जो है कि आपको लिखेगा। हाँ, ये तो चौथी पंचवर्षीय योजना चल रहा है, तो इसके नीचे दिया गया है कि 6वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इसरो की स्थापना 1969 में की गई है। मतलब क्या चीज शुरू किया गया था सर, जैसे अभी चौथी पंचवर्षीय योजना चल रही है ना। हाँ, तो चौथी कब शुरू हुआ था, कब हुआ था, 1900 कब से, 69 से लेके 74 तक हुआ है। ठीक है, 74 तक हुआ है। तो इसमें क्या दिक्कत है, आपको दिक्कत बताइए हमको। यहाँ पर हम मिटा देते हैं, आप बताइए कहाँ पर क्या दिक्कत है, क्या नंबर पॉइंट पर दिक्कत है, ये बताइए। सर वहाँ पे जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण है ना, तो वहाँ पे ब्रैकेट में दिया हुआ है कि 6ठी पंच। ये कहने का मतलब है कि कह रहा है कि 1969 में जो है कि आपको 14 बैंक को किया गया, और यहीं पर लिख दिया ये बात कि आप गड़बड़ाइए नहीं कि इसके बाद भी 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का और किया गया। ये बात यहाँ लिखा है, ये नहीं लिखा है कि 1980 वाला ये में है ना, ये बात नहीं लिखा है। ये बोला है कि यहाँ पर आपको सहयोग करने के लिए लिखा है कि आपका 2 बार राष्ट्रीयकरण हुआ है, एक बार 1969 में हुआ है, एक बार 1980 में हुआ है। 80 में जो हुआ वो 6 बैंकों का हुआ है, और 69 में हुआ वो 14 बैंकों का। ये बात लिख ले, ये नहीं बोल रहे कि दोनों एक के साथ हो ले, ये नहीं लिख ले। इसका कहीं कहने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, नहीं है उद्देश्य। ठीक है, आगे चले हो, आगे चलिएगा। अगला जो योजना है वो है आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा योजना है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं है आपका 1974 से 78 तक। कितना साल चला है वो, कितना बार बताया, 4 साल। कितना साल चला है, 4 साल जो है कि आपको चला है। यही एकमात्र पंचवर्षीय योजना है जो 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 वर्षों के लिए। 5वीं पंचवर्षीय योजना कितने वर्षों के लिए हो, 4 साल, 4 वर्षों के लिए। 4 वर्षों के लिए 5वीं पंचवर्षीय योजना डीपी धर मॉडल पे आधारित था। किस मॉडल पे था,
डीपी धर पे किस पे था? डीपी धर मॉडल पे जो है कि आपको आधारित था 5वीं पंचवर्षीय योजना। और 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही पहली बार गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था। और 20 सूत्री जो है कि आपको कार्यक्रम 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान रखा गया था। और न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम मिनिमम जो है कि नीड प्रोग्राम जो है कि आपको डीपी धर के द्वारा 1975 में 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि आपको चलाया गया। और इंदिरा गांधी के द्वारा देश में इस समय 1975 में क्या लगाया गया था? आपातकाल लगाया गया था। कब? 25 जून को। कब लगाया गया था? 25 जून को लगाया गया था। इसीलिए 25 जून को संविधान कौन सा दिवस? संविधान हत्या दिवस। कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान हत्या दिवस। कितने तारीख को मनाया जाता है? 25 जून को मनाया जाता है। 25 जून को संविधान हत्या दिवस मोदी सरकार के द्वारा जो है कि आपको मनाया गया। कौन सा नारा? जय जवान जय किसान नारा जो है कि आपको तृतीय में ये तो कृषि वाला होगा ना। अच्छा तो दूसरा में होगा, दूसरा में है ना, दूसरा में होगा जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान दूसरा में होगा। ठीक है, दूसरा में होगा। आगे चलते हैं। दूसरा में होगा 1965 का बात है ना। 1965 में कौन है? 51 से 56, 56 से 61, 61 से 65। तीसरी में होगा। किसमें होगा? तीसरी में होगा। ठीक ना, तीसरा में होगा। क्योंकि 65 में जो है ना किसके साथ युद्ध हुआ? 62 में चाइना के साथ। अब 65 में हुआ पाकिस्तान के साथ हुआ। और 66 में जो है कि हमारा क्या पड़ा था? अकाल जो है कि आपको पड़ा था। और उस समय किसान हमारा बहुत ज्यादा सहयोग किया था। इसलिए लाल बहादुर शास्त्री क्या बोले थे? जय जवान जय किसान का नारा जो है कि आपको दिए थे। तीसरी पंचवर्षीय योजना है ना। हाँ 66 में डेथ हो गया था। 66 में देहांत हुआ था। आगे चलते हैं। अगला इसी के समय जो है कि आपको 5वीं के समय 2 अक्टूबर 1975 को आरआरबी बैंक की स्थापना होती। अंत्योदय योजना काम के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत कब होता है? पढ़ लीजिए। कब है? 77-78 में जो है कि आपको काम के बदले अनाज कार्यक्रम है। और अंत्योदय योजना इसे गरीबी का उत्थान जो है कि आपको कहा जाता था। और चुनाव पर कांग्रेस जो है कि इस बार क्या होती है? इस चुनाव में कांग्रेस जो है कि आपको हार जाती है आपातकाल के बाद। और मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार जो है कि आपको केंद्र में बनती है। और कांग्रेस की जनता पार्टी और यह जो है कि आपको किसकी जनता पार्टी का गठन जो है 1970 में होता है। और यह पार्टी जब बनती है तो यह जो है कि आपको इस प्लान को खत्म कर देती है। जैसे ही खत्म होता है उसके बाद जनता पार्टी ने जो है कि आपको कितना साल के लिए? 1 साल पहले ही इस योजना को समाप्त कर देता है। और इसके स्थान पर जो है कि आपको क्या लाता है? 4 वर्ष का योजना हो जाता है। इसके स्थान पर लाता है अनवरत योजना, जिसे रोलिंग प्लान के नाम से जो है कि आपको जानते हैं। और ये रोलिंग प्लान कब से लेकर कब तक चलेगा? रोलिंग प्लान 78 से 83 78 से लेकर जो है कि आपको 83 तक जो है कि आपको चलेगा। नहीं 80 तक चलेगा। कितना तक चलेगा? 80 तक जो है कि आपको चलेगा। लेकिन ये मॉडल लाता है ना वो 83 तक लाता है। इसको लगता है कि हम 5 साल तो सरकार टिकाइए देंगे। लेकिन होता क्या है? बीच में 1980 में खेला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 80 में खेला हो जाएगा। खेला हो जाएगा उसके बाद फिर से जो है कि इसकी सरकार गिर जाएगी। फिर से जो है कि सरकार गठन हो जाएगा कांग्रेस का। इस योजना को बंद कर दिया जाएगा। आते हैं भी बताते हैं हम आपको। रोलिंग प्लान की बात करेंगे। भारत में रोलिंग योजना 1978 में शुरू की गई थी। और रोलिंग योजना की अवधारणा जो है कि आपको किस मॉडल पे है? गुरनार मंडल मॉडल पे है ना। गुरनार मंडल मॉडल पे जो है कि आपको बड़ी थी। और रोलिंग योजना एक ऐसा योजना था जिसे हर साल योजना के प्रदर्शन का आकलन किया जाता था। मतलब 1 साल के लिए बनाया जाता था। 1 साल में देखा जाता था कि ये योजना में क्या क्या काम हुआ है, नहीं हुआ है। इस सबको कितना साल के लिए? 1 साल के लिए जो है कि आपको देख लिया जाता था, है ना, देखा जाता था। अब जरा सुनिएगा आगे क्या बोलता है। रोलिंग योजना जो है कि आपको चलाया गया था। और देखिएगा आगे बोलता है कि जिससे हर साल योजना का प्रदर्शन का आकलन किया जाता था। और इस आकलन के आधार पर अगले साल के लिए क्या बनाई जाती थी? नई योजना। मतलब इस साल का योजना बनाएंगे, इस साल में जो कमी है, जो ज्यादा है, जो बेसी है, उसको देखेंगे और अगले साल उसमें सुधार करके फिर से एक नया योजना जो है कि आपको बनाएंगे। तो रोलिंग प्लान जो है कि आपको कितना साल के लिए? 1 साल के लिए जो है कि आपको आता था। और एशियन ड्रामा क्या है? एशियन ड्रामा एंड एक्वारिया इन पॉवर्टी ऑफ अ नेशन स्वीडिश सामाजिक जो है कि आपको वैज्ञानिक किसका है? गुरनार मंडल के द्वारा आपको कब प्रकाशित किया गया था? 1968 में इसको प्रकाशित जो है कि आपको किया गया था। कब किया गया था? 1968 में इसको प्रकाशित किया गया था। क्लियर है? आगे चलिएगा। अच्छा आगे मोरारजी देसाई 78 में मतलब क्या थे सर यहाँ का प्रधानमंत्री? क्या बोले? हाँ 78 से 80 तक जो है कि आपको थे मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार गठन हुआ था। उन्हीं का कार्यकाल में ना होगा सर? हाँ ये उन्हीं का कार्यकाल में योजना आपका जो लगा ना रोलिंग प्लान उन्हीं के कार्यकाल में चल रहा है। जनता पार्टी के थे तो कि कांग्रेस के थे? नहीं जनता पार्टी। जनता पार्टी तो कांग्रेस रहेगी तो फिर तो कांग्रेस तो रहती तो फिर खारिज क्या करती है? पंचवर्षीय योजना तो चलने नहीं देती कांग्रेस। खारिज क्यों की है? खारिज क्यों की? सरकार गिर गया।
है ना। आगे सरकार जाके आपातकाल बनता के है बाद जो है कांग्रेस कि आपको पार्टी का तो गिरता है 80 में तो समाप्त कर देता है ना। 80 में जो है कि फिर बनेगा, तो देखिए ना अभी आगे वही ना ला रहे हैं, 80 में समाप्त कर देगा। जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लाया गया और इस आवश्यकता अनुसार जो है कि प्रतिवर्ष संशोधन किया जाता था या किया जा सकता था। केंद्र जो है कि केंद्र में दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार कब बन जाती है? 1980 में बन जाती है। फिर से सरकार इसका जनता पार्टी का गिरेगा, कांग्रेस की सरकार बन जाएगी 80 में, और 80 में जो है कि आपको रोलिंग प्लान को क्या कर दिया जाएगा? रोलिंग प्लान को खत्म कर दिया जाएगा। बोलेगा कोई रोलिंग प्लान नहीं चलेगा। यानी रोलिंग प्लान कब से कब तक चलता है? तो 78 से लेकर जो है कि आपको 80 तक जो है कि आपको रोलिंग प्लान जो है कि आपको चलता है। रोलिंग प्लान के बाद आता है छठी पंचवर्षीय योजना, है ना। हाँ, योजना अवकाश का मतलब वही हो गया। योजना अवकाश का मतलब पंचवर्षीय योजना को बंद करना, मतलब योजना का अवकाश करना। अवकाश का मतलब होता है छुट्टी पर जाना। क्या होता है अवकाश का मतलब? देखिएगा ना, छुट्टी पर जाना। तो ये योजना का अवकाश मतलब पंचवर्षीय योजना का अवकाश रहा, मतलब पंचवर्षीय योजना इस दौरान काम नहीं किया, खारिज था, है ना। अब आते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। अनवरत योजना बोलते हैं सर, लगता है अनवरत योजना उसी को कहा जाता है, रोलिंग प्लान को ही कहा जाता है, अनवरत योजना कहा जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। बहुत मुश्किल है पंचवर्षीय योजना, थोड़ा सा और सुनिएगा। छठी पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, 80 से लेकर 85 तक ये जो है कि आपको मॉडल चलता है और इसे इनपुट आउटपुट मॉडल कहा जाता है। कौन सा मॉडल है इसे? इनपुट आउटपुट मॉडल। कौन सा मॉडल? इनपुट आउटपुट मॉडल कहा जाता है। किस पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है? इनपुट आउटपुट मॉडल। छठी पंचवर्षीय योजना को कहा जाता है। और नेहरू विजन जो है कि आपको समाज का अंत और आधुनिकरण पर जो है कि आपको जोर दिया जाता है। गरीबी निवारण एवं रोजगार का इस पर सृजन पर जो है कि आपको जोर दिया जाता है। और बंद कीजिए जी, है ना। सम्मति जो है कि आपको ग्रामीण विकास कार्यक्रम आईआरडीपी की शुरुआत कब होती है? ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। आईआरडीपी की शुरुआत कब होती है? 1980 में जो है कि इसकी शुरुआत जो है कि आपको होती है। और दूसरी बार सरकार जो है कि आपको 15 अप्रैल 1980 से लेकर जो है कि आपको 15 अप्रैल 1980 को 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करता है। तो आपसे बोलेगा कि 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? किस पंचवर्षीय योजना के दौरान? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान होगा। किसके दौरान होगा? छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान होगा। अब देखिएगा, आउटपुट को ही आगत निर्गत कहते हैं क्या? आगत निर्गत, ये ना हो गया। इनपुट आउटपुट का मतलब क्या हो गया? आगत निर्गत हो गया। क्या हो गया? आगत निर्गत हो गया। तो हिंदी में इसी को लिखेगा आगत निर्गत मॉडल। इसी को इंग्लिश में कह दिया इनपुट आउटपुट मॉडल। आउटपुट हो गया निर्गत। ठीक है। अगला बोलता है कि नबार्ड की स्थापना 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर जो है कि आपको होता है 12 जुलाई 1982 को। एक्जिम बैंक की स्थापना 1982 में होता है। अगला बात आता है 7वीं पंचवर्षीय योजना। कौन सा पंचवर्षीय योजना आता है? 7वीं पंचवर्षीय योजना। 7वीं कब से लेकर कब तक चलेगा? 85 से 90। 85 से 90 तक जो है कि आपको 7वीं पंचवर्षीय योजना चलेगा। और पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र की तुलना में वरीयता जो है कि आपको दिया गया था। किसमें? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। बोला था कि निजी क्षेत्र को सर्वाधिक वरीयता किससे जो है कि आपको पहली बार निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र से ज्यादा जो है कि वरीयता दिया गया था। मतलब सरकारी को कम दिया गया और निजी को ज्यादा दिया गया। किस पंचवर्षीय योजना में? 7वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कि आपको दिएगा। और इसी 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत में पोस्ट ऑफिस के द्वारा स्पीड पोस्ट डाक सेवा की शुरुआत 1986 में होती है। तो डाक सेवा की शुरुआत कब होती है? दरोगा में क्वेश्चन पूछा है। 1986 में डाक पोस्ट की शुरुआत होती है। अगला बोलता है कि नेशनल हाउसिंग बोर्ड की स्थापना 1988 में इसी के दौरान जो है कि आपको किया जाता है। और सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की स्थापना 1988 में जो है कि आपको इसी दौरान जो है कि आपको किया जाता है। लेकिन सेबी एक वैधानिक या संवैधानिक संस्था जो है कि आपको कब बनती है? मतलब एक्ट कब आता है? सेबी का एक्ट आता है 1992 में। कब आता है? स्थापना हो जाता है 4 साल पहले 88 में, लेकिन एक्ट कब आता है? एक्ट आता है 92 में। कब आता है एक्ट आएगा 92 में आएगा। जवाहर रोजगार योजना 1989 में जो है कि आपकी शुरुआत होती है। और सिडबी स्मॉल इंडस्ट्रियल एंड डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना सिडबी की कब होती है? 1990 में जो है कि आपको होती है। और गरीबी का माप जो है कि आपको सर्वप्रथम जो है कि आपको किसने किया था? लक्करवाला समिति ने किया था। किसने किया था? लक्करवाला समिति के दौरान जो है कि आपको किया जाता। अगला फिर अब योजना अवकाश फिर लग जाएगा। एक बार योजना पे अवकाश लगेगा। कब से लेकर कब तक लगेगा? छठी के बाद फिर लगेगा 90 से 92 तक। आइएगा, आर्थिक अस्थिरता मतलब देश के अंदर तंगी आ जाता है। आर्थिक अस्थिरता आ जाता है मतलब देश जो है कि आपको क्या हो जाता था? इस समय जो है कि आपको वित्तीय आपातकाल लगने वाला था, लेकिन बचा लिए मनमोहन सिंह। आर्थिक अतंगिता के कारण जो है कि आपको पंचवर्षीय योजना को समाप्त करके हमारा जो है कि सरकार क्या चलाता है? एक योजना चलाता है, साल के वन ईयर वाला योजना चलाता है। और इसी को हम लोग आर्थिक अस्थिरता का कारण जो है कि आपको बनाते हैं योजना अवकाश 90 से लेकर 92 के बीच। और देखिएगा
नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा एक योजना की शुरुआत किया जाता है जिसे कहते हैं एलपीजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलपीजी मॉडल कहा जाता है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन जो है कि आपको कहा जाता है एलपीजी। और नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब होती है? यो क्वेश्चन आया हुआ है। नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब होती है भारत में? 24 जुलाई 1991 में जो है कि आपको पेश किया जाता है। और मनमोहन सिंह उस समय भारत के क्या रहते हैं? वित्त मंत्री रहते हैं। और आर्थिक नीति के जनक भी जो है कि आपको कौन रहते हैं? किसे माना जाता है आर्थिक नीति का जनक? मनमोहन सिंह को माना जाता है। यही मनमोहन सिंह नरसिम्हा राव के सरकार में, कांग्रेस के सरकार में वित्त मंत्रालय के पद पर जो है कि कौन थे? नरसिम्हा राव के सरकार में मनमोहन सिंह थे। अगला आएगा कौन सा? 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से लेकर 97 तक जो है कि आपको आएगा। और इस मॉडल को कहते हैं मिलर मॉडल या राव मनमोहन मॉडल जो है कि आपको कहा जाता है। उद्देश्य क्या था? मानव संसाधनों के विकास पर जो है कि आपको जोर देना इसका उद्देश्य था। और उद्योगों का आधुनिकीकरण पर जोर देना भी इसका उद्देश्य था। स्थानीय संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा इसी के तहत मिलता है। और आगे देखिएगा, अगला बोलता है कि आपका 93 है ना, स्थानीय संस्था मतलब कि पंचायती राज नगर पालिका को जो है कि आपको मिलेगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब शुरू होता है? प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 में शुरू होता है। और भारत जो है कि WTO का सदस्य कब बनता है? 1995 में बनता है, ट्रेड का, है ना। और याद रखिएगा, पहले इसका नाम था गैट से WTO भी कब हुआ? 1995 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1995 में भी हुआ था। अगला है 9वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। 92 से 97 तक 9वीं पंचवर्षीय योजना चलता है। और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में ये चलाया जाता है। और आजादी के 50 साल क्या होते हैं? इसी जो है कि कार्यक्रम में 50 साल जो है कि आपको पूरे होते हैं। आगे देखिएगा, अगला है कि इसी समय जो है कि आपको देखिएगा KCC किसान क्रेडिट कार्ड, बहुत बार क्वेश्चन आया है। KCC कब आता है? KCC 1998। गांठ बांध लीजिए, KCC वाला सवाल फिर ही 4 गो शिफ्ट में एग्जाम होगा। एगो शिफ्ट में जो है कि आपको पूछ लेगा ये KCC 98 में, ठीक ना। आगे देखिएगा, उद्देश्य न्यायपूर्ण और वितरण जो है कि आपको समानता पर जोर दिया जाता है। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर कब तक, 2 से लेकर कब तक रहेगा? 7 तक जो है कि आपको रहेगा। समावेशी विकास पर जो है कि इस समय जोर दिया जाता है। और देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त जो है कि आपको करना लक्ष्य बनाया जाता है। और अगले 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय का दुगुना जो है कि आय को क्या करना? दुगुना करने का लक्ष्य जो है कि आपको रखा जाता है। किसमें? 10वीं पंचवर्षीय योजना में रखा जाता है। और नरेगा की शुरुआत कब होती है? नरेगा की शुरुआत इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब कि समावेशी मतलब सबका साथ विकास, सबका साथ क्या करना? विकास जो है कि आपको करना है, इसी को कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्या बोलता है कि नरेगा की शुरुआत 2006 में होता है। और अब तक के सबसे सफल पंचवर्षीय योजना में कौन सा पंचवर्षीय योजना रहता है? सबसे सफल देख लीजिए, 10वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना रहता है। कौन सा? 10वीं पंचवर्षीय योजना सबसे सफल पंचवर्षीय योजना होता है। सबसे असफल जो है कि आपको तीसरा रहता है। तीसरा में तो दो को भयानक वाला, 3 को भयानक वाला चीजें हो गया। भारत चाइना युद्ध 62 में हो गया, भारत पाकिस्तान युद्ध 65 में हो गया। और एगो हो गया क्या? अकाल जो है कि पड़ गया 1966 में, जिसके कारण जो है कि क्या हो गया? जिसके कारण जो है कि आपको सबसे बर्बाद हो गया, सबसे बर्बाद जो है कि आपको हो गया। आगे चलते हैं, अगला है कि आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे। 7 से लेकर कब तक चलेगा? 7 से लेकर जो है कि आपको 12 तक जो है कि आपको चलेगा। और यह सी रंगराजन के द्वारा तैयार किया गया था। और इसमें तीव्रता एवं समावेशी विकास को जो है कि जोर दिया गया था। और अब तक का सबसे अधिक वृद्धि अगर देखा जाए, सबसे अधिक जो वृद्धि रेट अगर किसमें हुआ था, तो वृद्धि जो है कि आपको दर किसमें था? 11वीं पंचवर्षीय योजना में था। सबसे सफल 10वीं था, लेकिन सबसे ज्यादा वृद्धि ग्रोथ रेट किसमें था? तो ग्रोथ रेट जो है कि आपको 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कि आपको था। और इसी समय शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक अधिकार जो है कि मान्यता मिला था। कब? 2009 में पारित हुआ था, लेकिन लागू कब से हुआ? 2010 में जो है कि आपको लागू हुआ था। नरेगा का नाम मनरेगा कब जो है कि परिवर्तित कर दिया गया? 2009 में परिवर्तित कर दिया गया। और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना की बात करेंगे, 2012 से लेकर कब तक चलता है? ये वाला में पूछा था सर कि मनरेगा कब किया गया, नरेगा कब? हाँ बिल्कुल, सब सवाल आया हुआ है। पंचवर्षीय बोले ना कि इससे बढ़िया पंचवर्षीय योजना को सजा के दिया ही नहीं है। लुसेंटो पढ़ लीजिएगा ना, इतना बढ़िया सजा के नहीं दिया जितना इसमें इतना बढ़िया सजा के दिया है। कहीं भी आपको थोड़ा भी लगा पंचवर्षीय योजना भारी लगा? आराम से जो है कि पढ़ रहे हैं पंचवर्षीय योजना, कहीं भी कोई हुल हाच वाला बात नहीं है, एकदम शानदार तरीका से सजा के। और आपको अभी बता रहे कि पंचवर्षीय योजना से सवाल जो है कि आएगा, फंसेगा जो है कि आपको सवाल है ना, फंसेगा। आगे चलते हैं। 12वीं पंचवर्षीय योजना 12 से लेकर 17 तक आती है। और इसमें फास्टर एंड इंक्लूसिव ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो है कि आपको जोर दिया जाता है। और इस योजना का अंत अभी सभी गांवों में
बारह मासी सड़क से जो है कि आपको जोड़ना होता है। और सभी गांवों को विद्युतीकरण पहुंचाना का लक्ष्य भी किसका होता है? 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है कि लक्ष्य रखा जाता है कि सभी गांव को क्या करेंगे? सभी गांव तक विद्युतीकरण करेंगे, विद्युत को पहुंचाएंगे। सबसे सफल पंचवर्षीय योजना जो है कि आपको कौन, सबसे ज्यादा सफल पंचवर्षीय योजना पहला था, है ना? सबसे ज्यादा बोल रहा है, सबसे ज्यादा यहाँ पर नोटो दे दिया है, नहीं जी 10वां नहीं। सबसे ज्यादा सफल पंचवर्षीय योजना पहला था, सबसे ज्यादा असफल पंचवर्षीय योजना तीसरा था, ठीक है। सबसे अधिक ग्रोथ रेट वाला जो है कि आपको 10वां पंचवर्षीय योजना रहा था। नहीं, पहला नहीं होना चाहिए, हमको लग रहा है 10वें होना चाहिए, 10वां होना चाहिए, 10वां ही होगा ये जो है कि पहला नहीं होना चाहिए, ठीक ना, पहला नहीं होना चाहिए। चेक कर लेंगे, एक बार क्रॉस कर देते हैं, ठीक ना। अंत्योदय योजना की शुरुआत 1977-78 में होता है। और 8वां कुछ देता है सर, इसमें हर जगह सर 8वां लेता है हर जगह। 8वां में कहाँ कुछ हुआ है? 8वां में तो ऐसा कुछ तो नहीं देखा है यहाँ पर। 8वां में 8 जैसे जो लक्ष्य रखा गया था ना, तो उससे ज्यादा हुआ था ना, कितना तो सबसे ज्यादा परसेंटेज और लक्ष्य हासिल करने वाला है सर। हाँ अच्छा, लक्ष्य हासिल करने में परसेंटेज जो रखा था ना, उससे ज्यादा लक्ष्य जो है कि आपको हासिल कर लिया था 8वां में, सही है बोल रहे हैं। तो वही तो लेता है हर जगह 8वां पंचवर्षीय। 8वां में जो है कि आपको लेता है 8वां में सबसे अधिक ग्रोथ रेट जो है कि आपको हासिल किया था 8वां में, है ना। 8वां में अधिकतम जीडीपी ग्रोथ रेट 11वीं पंचवर्षीय योजना में जो है कि आपको नहीं किया अभी तक, है ना। 10वां वाला नहीं पूछा है, देखना पड़ेगा। कहीं पूछा सर, हमेशा 8वें वाला इसका आंसर लेता है, कभी कुछ भी। इकोनॉमिक्स के सवाल को उतना ज्यादा बनाएबो नहीं ना करते हैं कि कोई याद रहेगा कि 10वां पूछा है कि नहीं पूछा। सब तो इकोनॉमिक्स से भागवे करता है कि नहीं, इसीलिए हो सकता है। आगे देखता हूँ, क्लास में देख लेंगे, हो जाता है ना। अंतिम में जो है कि आपको ना कल चेक करके इस सब में ये तीनों को ना स्टेटमेंट को कल वेरीफाई करके अच्छे से बता देंगे। आगे चलते हैं। डिजास्टर डेवलपमेंट जो है कि आपको प्रोग्राम डीडीपी जो है कि आपको कब होता है? 1987-88 में शुरू होता है। और इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, IRDP जो है कि 1980 में शुरू होता है। नेशनल रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करेंगे, NREP, यह 1980 में जो है कि आपको शुरू होता है। और अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या था, है ना? अपली जो है कि आपको फ्लिमेंट एंड द प्रोरेस्ट ऑफ द जो है कि आपको पुअर, रूरल जो है कि आपको पुअर से जो है कि आपको संबंधित था। अंत्योदय अन्न योजना, ये क्वेश्चन बिहार दरोगा में आया था। कब आया था? अंत्योदय अन्न योजना कब आता है? 2000 ईस्वी में आता है। और ये क्वेश्चन 1275 पीटी में पूछा है। 1275 कहाँ पूछा है? पीटी का सवाल है फर्स्ट शिफ्ट का जो है कि आपको सवाल है 1275 में। कब है? 2000 ईस्वी में। कितना है? 2000 ईस्वी का है 25 दिसंबर का। 25 दिसंबर 2000 ईस्वी को जो है कि आपको लॉन्च किया गया था। और इससे पहले जो है कि आपको इसे राजस्थान में लागू किया गया था। आगे चलते हैं, आगे तो आपको खत्म ही हो गया है ना। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट 1973 का आता है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आता है 1999 का आता है ना। नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जो है कि गारंटी प्रोग्राम आता है ना। इसी को कहते हैं। फिर मनरेगा हो जाता है। महात्मा गांधी वाला जो है कि आपको होता है। और महात्मा गांधी से जो है कि आपको फिर कौन हो गया है? बीजी, है ना, BGB राम जी, है ना, BGB राम जी, BBG जो है कि आपको, हाँ जी राम जी, तो यही तो हो गया। पहला हो गया BB, फिर जो है कि आपको जी, फिर हो गया राम, तब जो है कि आपको फिर हो गया जी, है ना। BBG राम जी जो है कि आपको अब इसका नाम कर दिया गया, ठीक, नाम कर दिया गया। आगे मोदी सरकार को कुछ नहीं बचा तो बस खाली नाम चेंज कर पागल। आगे बहुउद्देशीय योजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। 7वां नंबर सवाल के साथ कल चर्चा करेंगे। 7वां नंबर सवाल के साथ 6 पेज तो मात्र आज होवे किया है जी। कल बढ़ाएंगे इसको। कल इस क्लास का समय सुन लीजिएगा। कल इस क्लास का 36 गो पेज है, 6 गो पेज हो गया, 36 गो पेज है। कल इस क्लास को हम लोग 7 बजे से आयोजित करेंगे। कितना बजे से? 7 बजे से आयोजित करेंगे। कितना बजे तक? 8:45 तक इसको आयोजित करेंगे। 8:45 8:50 तक लेके चलेंगे। लेकिन कितना बजे? घींच देंगे। आज थोड़ा पंचवर्षीय योजना पहला बार था, इसलिए थोड़ा सा आराम से चल रहे थे। खींचेंगे इसको सर। पहला पंचवर्षीय योजना में ही ना 5 IIT सब बना था सर। हाँ, तो उसमें तो आप छोड़ दिए, आप क्लास में बाद में ना ज्वाइन किए हैं, इसलिए आपका सारा कंटेंट छूट गया। रिकॉर्डिंग जैसे ही डाल रहे हैं ना, आप लोग देख लीजिएगा, जहां से आप लोग